जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे भाई आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग बताइए। राधे राधे भाई, राधे राधे। बढ़िया हो, मजे में हो, स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, बाल बच्चे सब ठीक हैं? बताओ यार, हमारे बाल तो नहीं है ठीक, बाल हमारे जा रहे हैं, बहुत दुख की बात है। आप लोग कैसे हैं? आप लोग ठीक हैं? फर्स्ट क्लास हैं? बताइए। राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। बढ़िया है। चलिए भाई, राधे राधे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे के सारे बच्चे हमारे बाल बच्चे मस्त हैं एकदम, हैं? चलिए, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग कुच्चू पुच्चू। गुड मॉर्निंग भाई, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम बढ़िया होंगे। और आज हमारी एलिगेशन की अंतिम क्लास है और उसके बाद में कल हम लोग इसके ऊपर में करेंगे मिक्स प्रैक्टिस। ठीक है, मानते हैं आप इस बात को? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। भैया साउंड बहुत ज़्यादा हमको लग रहा है, वो बाद में देख लीजिएगा, एडजस्ट कर लीजिएगा। हाँ, कर लीजिए आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 से लेकर के चलना है और 82-83 तक कुछ ऐसे सवाल हैं, उतना हम खत्म कर देंगे, फिर हमारा ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। अब आपका सिलेबस भी बहुत जल्दी जल्दी कवर होगा, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक अब आप लोग पढ़ चुके हो ना धीरे धीरे करके। तो जैसे गणित को जो समझने की शक्ति होती है वो आपकी बढ़ चुकी है, समझने की शक्ति जो है वो बढ़ चुकी है, प्रैक्टिस करने की शक्ति बढ़ चुकी है। ठीक है, तो मुझे बहुत ज़्यादा वक्त लगेगा नहीं छोटी छोटी बारीकियों के ऊपर में ध्यान देने में। ठीक है, और आसान होगा मेरे लिए भी अब कि आगे लेकर के चलना, जल्दी लेके चलना। ठीक है, तो हमारे बाकी टॉपिक्स भी जल्दी जल्दी कवर होंगे। बहुत एनर्जेटिक सेशन रहेगा आज से डेली, बढ़िया से। तबीयत मेरी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है, बड़ा स्ट्रॉन्ग दवा दिया भाई एक दिन में, मतलब बहुत हद तक रिकवरी हो गई। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आ जाइए, आ जाइए। एक बच्चा कहता है, गुरुजी ये क्लास का कौन सा बैच है? ये हमारे मैथ स्पेशल बैच का मेरे भाई क्लास है, जो यूट्यूब पर भी चल रहा है। ठीक है, और इसीलिए क्लास के बाद में प्राइवेट हो जाता है। चलिए, आ जाइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो सबसे पहला सवाल तुम लोगों के सामने भाई, 67 नंबर क्वेश्चन। क्या इसके पहले कोई क्वेश्चन मैंने होल्ड पे रखा है? एक बार सारे लोग कमेंट बॉक्स में बताइए, तो क्या कोई क्वेश्चन जो है वो मेरे भाई यहाँ पर होल्ड पे रखा है? बताइए। ठीक है, कोई क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर होल्ड पे रखा है मैंने तो बता दीजिए फटाफट। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, चलिए, कोई होल्ड पर है तो मुझे बताइए पहले। ठीक है, बहुत बढ़िया। यूपीपी के लिए क्लास ले सकते हैं, ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। गणित है मेरे भाई यहाँ पर, बिल्कुल ले सकते हैं। बच्चे कह रहे हैं जी हाँ गुरुजी, क्वेश्चन नंबर 54 है जो होल्ड पर है, और 53 भी है जो होल्ड पर है। ठीक है, 53 54 दोनों क्वेश्चन के बारे में बात हो रही है। तो 53 है, 54 है, दोनों है क्या भाई? देखना एक बार पीछे देखो आप, जो जो क्वेश्चन होल्ड पे उनको मंगाओ जल्दी से। ठीक है, चलिए, तो जो क्वेश्चंस होल्ड पर है उनको बाद में करेंगे और पहले हम लोग इसको खत्म करते हैं। ठीक है, और एक क्वेश्चन होल्ड नहीं था असल में, वो ट्राई करने को लेकर के था। मैंने कहा पूरी ताकत लगा लेना, सब कुछ कर लेना वहाँ पे, ठीक है, तब बताऊंगा। बट कोई बात नहीं, जो भी है 53 54 हम मेरे भाई बता देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर 53 54 है ना भाई, इसमें होगी ना उसकी पीडीएफ, इसी से खींच लेंगे। नहीं तो अलग से मंगा सकते हो तो अलग से मंगा लो। ठीक है, आ जाइए। चलिए, तो यहाँ पर हम 67 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। क्या कहा गया पढ़िए। सवाल में साफ तौर पे क्या आ गया कि एक पार्किंग में मेरे भाई कुछ 2 व्हीलर पहिए हैं और बाकी 4 व्हीलर पहिए हैं, और अगर हम पहियों को काउंट करते हैं तो 520 पहिए हो जाते हैं। ठीक है, और द चार्ज इन पार्क पार्किंग टोटल दैट 175। वही बात है कि अगर आप सिरों की गिनती करोगे तो इतने सिर आपको मिलेंगे, और अगर पाँव की गिनती करोगे तो इतने पाँव आपको मिलेंगे। तो बता दो यहाँ पर कि 2 पाँव वाले जानवर कितने हैं और 4 पाँव वाले जानवर कितने हैं। तो याद करिए, कल इसमें के खूब सारे क्वेश्चन मैंने करवाए थे। मैंने यहाँ पर बकायदा बताया था कि 2 पाँव और 4 पाँव वालों को कैसे लेना होता है। चलो भाई, आपके सामने कुल मिलाकर के 175 यहाँ पर जानवर हैं। सारे के सारे अगर 2 पाँव के हो गए तो मेरे भाई 175 का डबल कितना होता है? तो 350। ठीक है, और अगर सारे के सारे मेरे भाई 4 पाँव के हो गए, यानी इसका डबल, तो इसका डबल कितना हो जाएगा? तो 700 हो जाएगा। या ऐसे भी कह लो 175 का 4 गुना कितना? 700। लेकिन ना इतने पाँव हैं ना इतने पाँव हैं, पाँव तो खाली हमारे सामने 520 हैं। तो भैया एलिगेशन लगा दो। सारे लोग जल्दी से आंसर दो, देखते हैं पहले आंसर कौन दे रहा है। 700 में अगर आप इसको घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 180 निकल करके चला आएगा, और अगर आप इसमें से इसको घटाओगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 170 निकल करके चला आएगा। यानी जो पहियों का अनुपात है वो कुल मिलाकर के कितना होगा? 18:17। ये हमारे सामने 2 पहिया और 4 पहिया वाहन का अनुपात होगा। क्वेश्चन में कहा गया 2 पहिया वाहन की संख्या कितनी है। अगर यहाँ पर हम जोड़ दें
और दोनों को मेरे भाई देखें तो ये जो 175 है ये दोनों तरह के वाहनों का कुल टोटल है। यानी 175 किसको संबोधित करता है, तो 35 को करता है। और उसमें हमसे जो कहा गया टू व्हीलर व्हीकल्स के बारे में पूछा गया कि उनकी संख्या बता दो, 18 का मान हमसे पूछा गया। तो अगर हम देखेंगे तो कहेंगे 35 का ये 5 गुना है, तो 18 पचे कितना हो जाएगा, 90। सीधा सा क्लियर कट आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना। ऑप्शन नंबर डी फॉर क्या हो जाएगा बच्चों, देवसेना हो जाएगा, क्लियर कट आंसर है भाई। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है यहाँ पर? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। अब आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। ये सारे क्वेश्चंस आप लोग कर चुके हो तो इसमें कुछ ऐसा खास जरूरी नहीं है, ठीक है। आ जाओ 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहा गया, पढ़ो। एक पार्किंग के अंदर में कुछ 2 व्हीलर पहिए हैं, कुछ 4 व्हीलर पहिए हैं। पहियों की अगर हम गिनती करते हैं तो हमारे सामने 360 हो जाता है। और अगर हम यहाँ पर व्हीकल्स की गिनती करते हैं तो हमारे सामने 110 हो जाता है। तो यहाँ पर हमारे सामने 2 व्हीलर कितने हैं, तो भाई देखो यहाँ पर आपके पास में ये 2 व्हीलर की बात हो गई, आपके पास में यहाँ पर 4 व्हीलर की बात हो गई, ठीक है। हमारे पास कुल मिलाकर के 110 वाहन है। अगर सारे के सारे 2 व्हीलर हैं तो यहाँ पर हो जाएगा मेरे भाई 220। सारे के सारे अगर 4 व्हीलर है तो हो जाएगा मेरे भाई 440, ठीक है। लेकिन जब पता करते हैं तो वो हमारे सामने कितने होते हैं, 360 होते हैं। तो अगर हम एलिगेशन लगाएं तो एलिगेशन में यहाँ पर क्या होगा, 440 में से 360 गया तो हमारे सामने 80 निकल करके आ जाएगा। और इसमें से अगर हम इसको घटाते हैं तो मेरे भाई जल्दी से बताओ कितना आएगा, 140 आएगा। अगर आप एलिगेशन देखते हो तो 20 का 4 गुना 80 होता है, 20 का 7 गुना इतना होता है। यानी इन 2 पाहन और 4 पाहन वाले पहियों का अनुपात कितना होगा, 4:7 होगा। कितना होगा मेरे भाई यहाँ पर, 4:7 होगा, ठीक है। कोई दिक्कत की बात यहाँ, फटाफट जल्दी से बताओ। चलो कुल मिलाकर के व्हीकल्स की संख्या हमारे सामने इतनी है। ऐसे कह लो गुरुजी 11 यूनिट का मान 110, तो मेरे भाई 1 यूनिट का मान 10। तो हम ऐसे कह सकते हैं, एक काम करो 2 से काटो इनको, 2 से काटो 40 बार में, 2 से काटो 70 बार में। गुरुजी 110 का मान 110 है तो इसका मतलब 40 का मान 40 होगा। तो 2 पहिया वाहन का मान 40, 4 पहिए का 70। तो क्वेश्चन में कहा गया 2 पहिए का बताओ, 40 हमारे सामने आंसर होगा। जो भी बच्चे क्लास में लेट जुड़ते हैं वो अपना नुकसान खुद करते हैं। अंत में मेरे भाई यहाँ पर सिर्फ उतना ही मिलता है, अंत वालों को उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले छोड़ देते हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखिए, शुरू वाले बच्चे जो छोड़ेंगे ना अंत वालों को वही मिलेगा। तो किसी का छोड़ा हुआ मत लो, एकदम टाइम पर आओ, फ्रेश कंसेप्ट सीखो और बढ़िया से यहाँ पर प्रैक्टिस करो, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। सारे के सारे लोग आ जाइए, फटाफट यहाँ पर आ जाइए, ठीक है। 69 नंबर क्वेश्चन मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए, ठीक है। कहा गया सम ऑफ ₹35 और सम ऑफ ₹35 इज मेड अप मेरे भाई 100 कॉइन। यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो साफ तौर में सवाल में कहा गया है इतने रुपए का हमारे सामने एक सम है, और यहाँ पर ये जो बना है कुल मिलाकर के हमारे सामने 100 सिक्कों से बना है। वो सिक्के या तो 20 पैसे के सिक्के हैं या फिर मेरे भाई 50 पैसे के सिक्के हैं। फाइंड हाउ मेनी 20 पैसे कॉइन आर देयर। अगर हम कुल मिलाकर के देखें तो सवाल में हमसे मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा है, 20 पैसे के जो सिक्के हैं उसके अंदर में कितने हैं। 20 पैसे के मेरे भाई यहाँ पर जो सिक्के हैं वो कुल मिलाकर के उसके अंदर में कितने हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 20 पैसे के जो सिक्के हैं वो हमारे सामने उसमें कितने हैं। 35 रुपए आप यहाँ बनाते हैं कैसे, तो 100 सिक्कों का इस्तेमाल करके, जिसके अंदर कुछ 20 पैसे के सिक्के होते हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के होते हैं, ठीक है। मतलब वही बात है कि यार 2 ही तरह के नोट तो हैं हमारे पास में, या तो 20 पैसे के सिक्के हैं या 50 पैसे के सिक्के हैं। समझ में आ रहा है बात, यहाँ 20 पैसे के हैं या 50 पैसे के हैं, और कुल मिलाकर के यहाँ पर जो है सिक्कों की संख्या 100 है और यहाँ पर जो है वो रुपए की संख्या इतनी है। तो मैं आपसे वही बात कहना चाहता हूँ भाई, समझना। ऐसे मान करके चलो ये 2 पाँव वाले जानवर है, ये 4 पाँव वाले जानवर है, सिरों की गिनती उतनी है, पाँव की गिनती इतनी है, ऐसे मान के चलिए। सबसे सिंपल 2 लेग और 4 लेग वाला जो मैंने कंसेप्ट बताया था ना, उसको आप हर जगह पर अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आ रहा है बात यहाँ, ठीक है। कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, तो ये 2 पाँव वाले जानवर है, ये 4 पाँव वाले जानवर है, ठीक है। सिरों की गिनती करोगे तो 100, क्योंकि हर एक सिक्का की वैल्यू एक ही है। एक एक सिक्का, चाहे देखो 20 पैसे को भी काउंट करोगे तो भी एक सिक्का बनेगा, 50 पैसे को भी काउंट करोगे तो भी एक सिक्का बनेगा, 100 पैसे को भी काउंट करोगे तो एक सिक्का बनेगा। लेकिन जब उसकी वैल्यू को देखने जाओगे, देखो सर हमेशा एक होता है, सिक्के की संख्या हमेशा एक होती है, पाँव कभी 2 हो सकते हैं, कभी 4 हो सकते हैं, यानी सिक्के की वैल्यू कभी डबल हो सकती है, कभी 4 गुना हो सकती है। तो याद रखिए सिक्कों की संख्या सर का काम करता है और पैसा हमेशा पाँव का काम करता है, आप ऐसे मान लीजिए। तो आप यहाँ पर क्या कहेंगे, तो आप यहाँ पर सिंपल ये बात बोलेंगे, गुरुजी देखिए हमारे पास में 20 पैसे का भी सिक्का है और हमारे पास में गुरुजी 50 पैसे का भी सिक्का है।
अपने को क्या करना है, अपने को पूरे के पूरे जो 100 सिक्के हैं, ऐसे मान करके चलिए कि अगर वो सारे के सारे 20 पैसे के हो गए तो ऐसे हो जाएंगे। अगर 100 सिक्के हैं सारे के सारे 50 पैसे के हो गए तो इतने हो जाएंगे। ठीक है, जैसे वही बात है, सारे के सारे टू व्हीलर, सारे के सारे फोर व्हीलर, ना टू व्हीलर ना फोर व्हीलर, यहाँ पर इतना है। पहियों की संख्या अगर 2 व्हीलर हो तो इतने पहिए, 4 व्हीलर हो तो इतने पहिए, लेकिन एक्चुअल में पहिए इतने हैं। तो उसी तरह से अगर सारे 20 पैसे के हो तो इतना पैसा, अगर सारे 50 पैसे के हो तो इतना पैसा, लेकिन ना इतना है ना इतना है, कुल मिलाकर के 35 रुपए है। 35 रुपए का मतलब 3500 पैसा कह सकते हो। 1 रुपए में 100 पैसा, तो 35 रुपए में 3500 पैसा, 35 रुपए में 3500 पैसा, 35 रुपए में 3500 पैसा। तो अगर सारे यहाँ पर 2 लेग वाले होंगे ये रहा, 4 लेग वाले होंगे ये रहा, ओवरऑल लेग ये रहा। सारे 20 पैसे वाले हैं तो ऐसा, सारे 50 पैसे के हैं तो ऐसा, बट टोटल हमारे सामने ऐसा। रेशियो लगाने से क्या मिलता है? हमेशा नंबर। रेशियो लगाने से क्या मिलता है? तो हमेशा नंबर। ठीक है, अब यहाँ देखो 5000 में से 3500 को निकाल देंगे तो 1500 मेरे भाई निकल करके चला आएगा। आप 3500 में से 2000 को निकाल देंगे तो 1500 निकल के चला आएगा। यानी यहाँ पर क्या बताएगा? सिक्कों की संख्या क्या है? तो बराबर है। सिक्कों की संख्या हमारे सामने क्या है बच्चों? बराबर है। सिक्कों की संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या है? तो बराबर है। तो क्वेश्चन में यही बात कहा गया कुल मिलाकर के कि भैया आपके पास में 100 सिक्के थे, आपके पास में 100 सिक्के थे, तो अगर हम देखेंगे तो यही बात कहेंगे कि भैया 2 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है? 2 यूनिट का मान 100 है। 1 यूनिट का मान कितना होगा? 50 होगा, और 1 यूनिट का मान 50 होगा। इसका मतलब यहाँ के 50 सिक्के हमारे पास में, और यहाँ के कितने सिक्के हैं? तो 50 सिक्के हैं। तो यहाँ पर कहा गया कितने सिक्के हैं? 50 सिक्के हैं। साफ तौर पे यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। क्वेश्चन में यही तो कहा गया 20 पैसे के कितने सिक्के हैं, तो 20 पैसे के 50 सिक्के या 50 पैसे के 50 सिक्के, बात एक ही है। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है? बताइए। सॉरी। आइए चलिए इस सवाल को मेरे भाई यहां पर देखते हैं और बढ़िया तरीके से पढ़ते हैं। इस सवाल को पढ़िए। देयर आर 2 टाइप ऑफ कॉइन इन अ बॉक्स, 25 पैसा एंड 50 पैसा। द टोटल मनी इन द बॉक्स इज 42 एंड नंबर ऑफ कॉइन इज इतना। ऐसे मान करके चलो कि सर ये 2 पांव वाले जानवर है, सर ये 4 पांव वाले जानवर है। सिरों की गिनती करेंगे तो इतना होगा, और पांव की गिनती करेंगे तो इतना होगा। ऐसे मान करके चलना है। तो यानी हमारे सामने 25 पैसे के भी सिक्के हैं हमारे सामने बच्चों, और हमारे सामने 50 पैसे के भी सिक्के हैं। अगर हम सिक्कों की संख्या देखेंगे तो 120 है। जरा सोचिए अगर ये पूरे के पूरे 120 सिक्के 25 पैसे वाले होते हैं तो क्या होता, और अगर ये 120 सिक्के, अच्छा इस सवाल में आपने क्या किया, इसको पैसे में कन्वर्ट करके बनाया। अगर आप इसको रुपए में भी कन्वर्ट करके बनाते तो भी आपका ये सवाल बन जाता। जैसे मैं इसको रुपए में कैसे कन्वर्ट करता, देखो मेरे भाई यहाँ पर आप यहाँ पर ये बात कहते कि गुरुजी ऐसे मान लीजिए सारे के सारे सिक्के अगर 20 पैसे के होते तो सर इतना पैसा, लेकिन पैसे को रुपए में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? डिवाइड बाई 100। इसका मतलब ये 20 रुपए के बराबर होता। इसका मतलब यहाँ पर क्या होता? तो सर ये 20 रुपए के बराबर होता। किसके बराबर होता? 20 रुपए के। सर अगर इसको मैं यहाँ पर रुपए में कन्वर्ट करता, तो सर अगर मैं रुपए में कन्वर्ट करता तो डिवाइड बाई 100, तो इसका मतलब सर ये 50 रुपए के बराबर होता। कितने के बराबर होता? 50 रुपए के। अगर 20 पैसे के सारे सिक्के होते तो 20 रुपए बनाते, हाँ वही है। अगर ये 50 पैसे के सारे होते तो 50 बनाते, लेकिन ना इतना बनाया ना इतना बनाया, मिल करके तो बना गुरुजी 35 रुपए, मिल करके बना 35 रुपए। तो एलिगेशन लगा दो, एलिगेशन लगाओगे तो ये 15 आएगा, और इसमें से घटाओगे तो 15 आएगा। तो भी यहाँ सिक्कों की अनुपात क्या होगी? तो सिक्कों की अनुपात 1:1 होगी, यानी सिक्के हमारे बराबर होंगे। तो हम यहाँ पर कहेंगे गुरुजी कितना हो जाएगा? 2 यूनिट। 2 यूनिट का मान कितना है हमारे सामने? तो 2 यूनिट का कुल मिलाकर के मान हमारे सामने 100 सिक्के हैं। अगर 2 का मान 100 सिक्के हैं तो 1 का मान 50 होगा। 1 का मान 50 होगा, इसका मतलब 50 सिक्का ये है, तो 50 सिक्का ये है। तो 50 सिक्के हो गए। ऑप्शन नंबर ए आंसर है। तो हम ऐसे भी जा सकते थे, वो हमारे ऊपर में डिपेंड करता है। हम पैसा 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 लेना चाहते हैं या हम रुपया 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 लेना चाहते हैं, वो हमारे ऊपर में। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए।
अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर, इस सवाल को हम लोग पढ़ते हैं और इस सवाल को हम लोग देखते हैं। तो जैसे क्वेश्चन में हमारे सामने 25 पैसा और 50 पैसा है। क्वेश्चन में हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में हमारे सामने 25 पैसे के सिक्के हैं, 50 पैसे के हैं। तो मैं कह रहा हूँ सारे के सारे, देखो यहाँ पे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि इसको भी बनाने के दो विधि है, ठीक है। 120 सिक्के हैं, अगर सारे के सारे 25 पैसे के हैं तो इतना इंटू 25 कर लो, अगर सारे के सारे 50 पैसे के हैं तो इतना इंटू 50 कर लो। नंबर ऑफ कॉइन इंटू वैल्यू, नंबर ऑफ कॉइन इंटू वैल्यू। अगर पैसे में सॉल्व करना चाहते हो, ये पैसे में है, ये पैसे में है ही, यहाँ पर कुल मिलाकर के जो टोटल मनी इन द बॉक्स इज 42 रुपीज़, तो यहाँ पर जो है 42 को भी आप यहाँ पैसे में कन्वर्ट कर लो। 42 रुपये कितने के बराबर, 1 रुपये 100 पैसा, तो 42 रुपये कितना हो जाएगा, तो 4200 पैसा हो जाएगा। और यहाँ पर हम क्या लगा लेंगे, तो एलिगेशन लगा लेंगे। क्या लगा लेंगे मेरे भाई, यहाँ पर एलिगेशन लगा लेंगे और एलिगेशन लगा के अपने सवालों को बना लेंगे। या तो हम ऐसे कर सकते हैं, और नहीं तो सर यहाँ पर आप ऐसे नहीं बनाना चाहते तो बस आप यहाँ पर एक काम करिए, रुपया में कन्वर्ट कर लीजिए और रुपये में कन्वर्ट करके बनाइए। आप इसको रुपये में कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड बाई 100 कर दो, तो यहाँ सीधा सीधा कहोगे सर 4 बार में, और 4 से कितनी बार में, 30 बार में। तो हम यहाँ पर सीधा सीधा 30 आया ना, तो हम यहाँ पर 30 ही लिखते हैं कि सर ये 30 के बराबर है। उसी तरह से अगर हम यहाँ देखेंगे तो हम यहाँ पर कहेंगे 50 से 2 बार में, 2 से 60 बार में, तो ये कितना आया, 60 आया, तो हम यहाँ पर कितना लिखेंगे, तो 60 लिखेंगे। आइए चलिए यहाँ पर हम आगे देखते हैं, और आगे अगर हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ 42 हो जाएगा। अगर हम यहाँ देखेंगे तो क्या कहेंगे, 60 में से 42 गया तो हमारे सामने 18 है, और 42 में से ये गया तो हमारे सामने 12 है। कुल मिलाकर के जो अनुपात है हमारे सामने वो 3:2 है, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, जरा पढ़िए। टोटल नंबर ऑफ मनी इन द बॉक्सेस, मेरे भाई यहाँ पर इतना। अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या कहेंगे, कुल मिलाकर के बोलेंगे सर ये देखो ये सिक्कों की संख्या है, ये हमारे सामने क्या है, सिक्कों की संख्या है, यानी कुल मिलाकर के यहाँ पर 5 यूनिट है, और ये 5 यूनिट का मान जो है वो हमारे सामने कितना है, तो 5 यूनिट का मान हमारे सामने 120 है। 5 यूनिट का मान हमारे सामने कितना है, तो 120 है। यानी अगर हम देखेंगे यहाँ पे तो हम क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे ये जो 120 है ना भाई मेरे, ये कितने का मान है, तो दोनों का टोटल है, यानी 5 का मान है। और हमसे कहा गया 25 पैसा का कॉइन बताइए, यानी यहाँ पर 3 का मान बताइए। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये कहेंगे 5 से काटते हैं 24 बार में, 24 इंटू 3 72 होगा। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है। कौन सा ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो आंसर है, ठीक है। समझ में आ गया बात, यहाँ कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है, बता दो। आ जाओ, चलो आगे बढ़ो, फटाफट बढ़ो। और यहाँ पर देखो फिर से कॉइन वाले क्वेश्चन है, और देखते हैं कि इसका आंसर सबसे पहले मुझे कौन दे देता है। क्वेश्चन में कहा गया इन माई पॉकेट देयर आर 25 कंसिस्टिंग, ठीक है, देयर आर ₹25, कुल मिलाकर के मेरे जेब में 25 ही रुपए हैं सर, ठीक है, जिसके अंदर में या तो 20 पैसे के सिक्के मिलेंगे या 50 पैसे के सिक्के मिलेंगे। अगर हम देखें तो 10 देयर आर टोटल 80 कॉइन इन माई पॉकेट, सिक्कों की संख्या देखेंगे तो 80 मिलेगा। तो आप मुझे बता दो 50 पैसे के कितने होंगे। सवाल ऐसे ही होता है, कुछ इतने पैसे के, कुछ इतने पैसे के, सिक्कों की संख्या इतनी है, पैसों की संख्या इतनी है, तो बता दीजिए क्या रहेगा। क्लियर है ये बात। तो हम यहाँ पर वही बात कहते हैं कि मालिक हमारे सामने कुछ 20 पैसा है, कुछ हमारे सामने क्या है, तो यहाँ पर 50 पैसा है। आ जाइए, चलिए, बहुत बढ़िया। सिक्कों की संख्या हमारे सामने कितनी है, 80 कॉइन है। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर इसके मेरे भाई या तो 80 कॉइन है, ठीक है, आप ऐसे मान लो, और इसके भी हमारे सामने सारे के सारे 80 कॉइन ये हो जाते हैं। सारा का सारा 80 कॉइन अगर 20 पैसे का है तो ऐसे चलेगा, सारा का सारा 80 कॉइन अगर 50 पैसे का है तो ऐसे चलेगा, ठीक है। अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 100, अगर हम इसे रुपए में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड बाई 100। समझ में आ रहा है सर यहाँ पे। आइए चलिए, अगर हम देखें तो सर यहाँ पर ये कितने रुपए, 16 रुपए, और यहाँ पर अगर हम देखें तो कितने रुपए, तो मेरे भाई 40 रुपए। तो ये हमारे सामने 16 रुपए हो जाएगा, और ये हमारे सामने कितना हो जाएगा, 40 रुपए हो जाएगा। लेकिन ना इतने रुपए हैं ना इतने रुपए हैं जेब में, तो खाली 25 ही रुपए हैं, ठीक है। तो आइए चलिए, 25 में से 40 में से 25 घटा दिया तो 15 आ जाना है, और 25 में से ये घटा दिया तो 9 आ जाना है। यानी सिक्कों की संख्या का अनुपात कितना हो जाएगा, तो 5:3 हो जाएगा। कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5:3। 8 का मान 80 कॉइन, 8 का मान 80 कॉइन, 1 का मान 10 कॉइन, तो 5 का मान 50 और 3 का मान 30 होगा, यानी इस तरह से होगा। तो क्वेश्चन में कहा गया 50 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो वो हमारे सामने 30 होगी। कितनी होगी मेरे भाई, यहाँ पर 30 होगी, ठीक है। जिन्होंने रिवीजन नहीं किया है
आप बढ़िया से आज रिवीजन कर लीजिएगा, क्योंकि कल के क्लास में आप लोगों को मिक्स क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, पूरा का पूरा यहाँ पर मिक्सचर का क्वेश्चन होगा, पूरा एलिगेशन का क्वेश्चन होगा, थोड़ी यादें जो है वो ताज़ी होंगी। और कल के क्वेश्चंस में मैंने पूरी तरीके से PYQ ही रखे हैं, जो प्रीवियस ईयर के आपके क्वेश्चंस है ना किताब के, ठीक है, उन्हीं के क्वेश्चंस मैंने पूरी तरीके से रखे हुए हैं। हाँ, टैग फिर से हटा दिया है, लेकिन सर्च करोगे तो तुमको दिख जाएगा कल वाले क्वेश्चन सारे के सारे PYQ होंगे। सेल्फ मेड कल कोई भी नहीं है, बाकी चीज़ें कुछ भी नहीं है, मिक्स क्वेश्चन है। ठीक है, यहाँ पर तो एक मिक्स हमारे सामने हो जाएगा, तो उससे थोड़ा सा क्या होगा, फायदा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। एक और चीज़ बता देते हैं, एप्लीकेशन पे सैटरडे और संडे को ऑल इंडिया टेस्ट चलता है। ठीक है, यहाँ पर ये भी हम दिखा दे रहे हैं, तो जितने भी भाई बंधु हैं, जैसे सैटरडे संडे को जो ऑल इंडिया टेस्ट मेरे भाई यहाँ पर देना चाहते हैं वो दे दिया करें, वेट मत किया करें। जैसे हमारे सामने ये हमारा एप्लीकेशन है, पूरे भारत में ऑल इंडिया लाइव टेस्ट चलता है। जब आप लाइव टेस्ट जाओगे ना, तो हर वक्त ये हर सैटरडे संडे को विद्याग्राम की खासियत है, ये बाय डिफॉल्ट है, ये चलता ही चलता है, तो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो जब आप यहाँ पर जाओगे, ठीक है, लॉगिन करना पड़ेगा इसमें। यार आप कहीं पर भी लॉगिन करके नहीं रखते हो भाई साहब, यार आप किसी काम के आदमी नहीं हो, बताओ, आपको ये चीजें बार बार समझानी पड़ती हैं। आइए चलिए, तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर बच्चों क्या है, आप सामने देख करके चलिए, इस संडे को हमारे कितने टेस्ट लाइव हैं। सबसे पहले एक हमारे सामने जो टेस्ट है, ठीक है, वो तो हमारा मैथ्स का जो चलता है वो चलता ही चलता है। अच्छा, रोज का तुम लोगों का मंडे टू फ्राइडे मैथ्स का सेक्शनल टेस्ट चलता है, 15 मिनट में 25 सवाल वाला, ये मैं बता दे रहा हूँ। सुपर मॉक आपका 15 मिनट में देखोगे तो 25 सवाल, ये अभी लाइव चल रहा है। ये मंडे टू फ्राइडे चलता है आपका, मंडे टू फ्राइडे आपका चलता है। ठीक है, उसके बाद में जैसे यहाँ पर ये RRB ग्रुप डी का जो पेपर हो रहा था, ये सब एंड हो चुका है। अभी आपका अपकमिंग कुछ भी नहीं दिख रहा क्या? इसके अंदर में बच्चों आपका अपकमिंग टेस्ट अभी दिख जाएगा। रवि को फोन लगा के दो मुझे। संडे वाले टेस्ट का जो इवेंट है ना, वो फ्राइडे से ही आपको दिखना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो संडे कह रहा हूँ, सैटरडे को। तो जैसे लाइव टेस्ट हम कराते हैं SSC का भी, रेलवे का भी, और वो सैटरडे से लेकर के संडे तक आप उसको पूरा 48 घंटे में अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग बढ़िया तरीके से उसको देखिएगा, बढ़िया से आप लोग उसको मेरे भाई अटेम्प्ट करिएगा। ठीक है, बहुत फायदा है, मतलब जिसका 60-70% सिलेबस कवर हो जाए वो दे उस सवाल को। ठीक है, जो भाई होल्ड वाले क्वेश्चन से मंगा लेना आप एक बार जल्दी। ठीक है, अब 72 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया। इन एन एग्जामिनेशन स्टूडेंट स्कोर 4 मार्क्स फॉर एवरी करेक्ट आंसर एंड लूजेस 1 मार्क फॉर एवरी रॉन्ग आंसर। यानी अगर कोई बच्चा सही करेगा तो उसको +4 मिलेंगे, और गलत करेगा तो ये -1 मिलेगा। मतलब 4 जो आने थे वो तो गए ही गए, और 1 नंबर नेगेटिव मार्किंग का और चला गया। उस बच्चे ने कुल मिलाकर के 60 सवाल दिए हैं मेरे भाई, 60 सवाल दिए हैं, और यहाँ पर क्या है, 130 नंबर हैं उसके यहाँ पर। ठीक है, तो ये मान करके चलिए कि भैया यहाँ पर इसके कितने सवाल सही थे और इसके कितने गलत थे। भाई देखो, चाहे तुम यहाँ पर मुर्गी और कबूतर वाला, मुर्गी ले लो, बकरी वाला एग्जाम्पल ले लो, कबूतर वाला ले लो, चाहे रैबिट वाला एग्जाम्पल ले लो, चाहे 2 पहिया 4 पहिया का वाहन का एग्जाम्पल ले लो, चाहे 25 पैसा 100 पैसा या जो भी एग्जाम्पल ले लो, भाई हर जगह पर एक ही सिस्टम चलता है। 2 पाँव वाले जानवरों की संख्या, 4 पाँव वाले जानवर, ऐसे मान करके चलिए, सेम कहानी होती है। मान लीजिए यहाँ पर कि ये 4 पाँव वाले जानवर है, ये 1 पाँव वाले जानवर है, सिरों की गिनती करोगे इतने हैं, पाँव की गिनती करोगे इतनी है। क्योंकि देखो यार, कोई भी सिक्का कितने भी वैल्यू का हो, लेकिन गिनती में सिक्का एक ही होता है। कोई भी जानवर कितने भी पाँव का हो, लेकिन सर की गिनती में हमेशा एक सर निकल के आता है। उसी तरह से कोई भी सवाल कितने भी नंबर का हो, चाहे गलत सवाल हो या सही सवाल हो, लेकिन जब उस सवाल की गिनती करोगे ना, तो एक सवाल बन करके वो निखर करके आएगा, वो एक ही सवाल बन के निखर करके आएगा। तो उसी तरह से हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसको कहते हैं जी, सारे के सारे राइट क्वेश्चन यहाँ पर इसके लिए, और सारे के सारे रॉन्ग क्वेश्चन इसके लिए। तो यहाँ पर अपन क्या करते हैं कि सर हमारे सामने सिरों की संख्या कितनी है, इतनी है। सोचिए कि अगर ये सारे के सारे सवाल सही होते हैं, 60 के 60 सवाल ये बच्चा पेपर में सही करके आया होता, तो 6 चौके 24, उसको इतना नंबर मिला होता, उसको इतना नंबर मिला होता। और सोचिए बदतमीज लड़का अगर सारे के सारे गलत करके आया होता, तो यहाँ पर सारे के सारे गलत करके आया होता, तो उसको इतना मिलता। लेकिन ना उसको इतना मिला, ना उसको इतना मिला, उसको जो मिला वो कितना मिला,
130 मिला। उसको जो मिला वो कितना मिला? 130। ना उसको इतना मिला ना उसको इतना मिला, उसको जो मिला कितना मिला? 130 मिला। तो अगर उसको 130 मिला मेरे भाई यहाँ पर, तो हम उसकी कैलकुलेशन कैसे करेंगे? आप देखिए, आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो कुल मिलाकर के 110 हो जाएगा, और अगर आप इसमें से इसको माइनस करेंगे तो क्या होगा? तो हम यहाँ पर कहेंगे 130 में से माइनस करते हैं माइनस के 60 को। मालिक असल में ये माइनस होगा ही नहीं, यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, और प्लस हो जाएगा तो हमारे सामने कितना हो जाएगा? तो 190। प्लस हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 190। समझ में आ गया? ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो हम बोलेंगे सर ये सवालों का अनुपात, अगर हमने 19 सवाल सही किए हैं तो एक सवाल हमने क्या किया है? तो गलत किया है। तो नंबर ऑफ क्वेश्चन ही आंसर्ड करेक्टली, रुक जाओ, हमारे पास में कुल कितने क्वेश्चन है? 60 सवाल हैं। तो ये जो 60 सवाल है ना, ये कुल मिलाकर के कितने का मान है? 30 का मान है। और क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ क्वेश्चन आंसर्ड करेक्टली, सही सवाल के कितने करेक्शन आपने दिए हैं? तो इतने दिए हैं। आप सीधा सीधा लेकर के जाएंगे और यहाँ पर 38 आपके सामने उत्तर आएगा। कौन सा ऑप्शन है? तो जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। जो ऑप्शन नंबर सी है वो मेरे भाई यहाँ पर क्या है? करेक्ट है। बहुत सिंपल, बहुत आसान, एकदम सही सवाल, कोई दिक्कत नहीं। सारे सही हैं तो इतने, सारे गलत हैं तो इतने, लेकिन ना सही है ना गलत है तो इतना। अनुपात ये रहा जो दिया गया है, ये कुल सवालों की संख्या है, मतलब टोटल की वैल्यू है। अगर इसका पता करना, इससे गुना करो, इसका पता इससे गुना करो, खेल खत्म। ठीक है, समझ में आ गया बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। आइए चलिए आगे बढ़ते हैं। 73 नंबर क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं भाई, फटाफट सारे के सारे लोग। चलो भाई आ जाओ सारे के सारे फटाफट। यहाँ पर एक सवाल और इसी में का, पीछे में किसी को कोई दिक्कत भी हुआ होगा तो इसमें समस्या नहीं आएगी। एक परीक्षा में कुल मिलाकर के भाई 250 प्रश्न हैं। अगर एक विद्यार्थी को सारे उत्तर के लिए सही अंक जो है वो 3 अंक मिलते हैं, +3 मेरे भाई यहाँ मिलता है। कितना मिलता है? +3 मिलता है। और गलत के लिए मेरे भाई यहाँ 0.5 अंक की कटौती होती है। छात्र उस परीक्षा में कुल मिलाकर के यहाँ इतना अंक लेकर के आता है। तो बताइए यहाँ पर क्या होगा? भाई यही कंडीशन होगी जैसे हम मानते हैं। मान लो सारे के सारे 2 पहिया वाले हैं तो इतने व्हील, सारे सारे 4 पहिया वाले हैं तो इतने व्हील। तो वैसे ही सारे के सारे अगर इसने सवाल सही कर दिए, देखो सही सवाल के इतने मिलते हैं, गलत के यहाँ पर इतने मिलते हैं। हमेशा कंडीशन लिखना। कैसे पता कि इसके अंदर में एलिगेशन लगेगा? जो भी चीज दो लोगों को मिला करके मेरे भाई मिली हुई हो तो यहाँ पर एलिगेशन लगता है। जैसे 2 पहिया 4 पहिया को मिला के कुछ बना तो वहां एलिगेशन लगेगा। उसी तरह से अगर हम यहाँ पर देखें तो जैसे सही सवाल गलत सवाल को मिला करके कुछ बना तो वहां एलिगेशन लगेगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे? तो अगर हम इन सवालों में देखते हैं तो सारे के सारे अगर मेरे भाई यहाँ पर सही हैं तो इतने, और सारे के सारे गलत है तो इतने। तो हम यहाँ पर कहेंगे तो क्या कहेंगे? तो हम यहाँ पर ये बात बोलेंगे, सर समझिए कुल मिलाकर के हमारे सामने कितने सवाल हैं? तो हमारे सामने 250 प्रश्न हैं। अगर सारे के सारे सही हैं, अगर सारे के सारे सही हैं तो 250 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 750। और मेरे भाई यहाँ पर 250 का आधा कितना हो जाएगा? 125। बहुत सिंपल है, 0.5 का मतलब होता है आधा करना। तो इतना इंटू इतना ये हो गया, और इसका मेरे भाई 250 का आधा कितना हो गया? इतना हो गया। ठीक है, लेकिन हमें मिले कितने हैं? तो हमें इतने अंक मिले हैं। अगर सही करूंगा तो इतने नंबर आएंगे, गलत करूंगा तो इतने आएंगे, सारे सही करूंगा तो इतने मिलेंगे, सारे गलत कर दूंगा इतने मिलेंगे। कोई इंसान सोचता भी तो है यार 100 नंबर का 100 सवालों का पेपर है, सारे के सारे सही कर दूंगा तो 100 गुने 4 400 मिले, सारे गलत करूंगा सारे में नेगेटिव मार्किंग तो -100 मिला। ना उसको -100 मिल रहा है ना उसको 400 मिल रहा है, उसको बीच में कहीं ना मिल रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ उसने सही किए हैं, कुछ उसने गलत किए हैं। ठीक है, तो वही सवाल है। सारे के सारे सही करेगा इतना आएगा, सारे गलत करेगा इतना आएगा, लेकिन मेरे भाई उसको आया इतना है। चलिए एलिगेशन लगाते हैं। आप इसमें से मालिक हमारे सामने घटाइए और नीचे हमेशा नंबर ही मिलेगा। ठीक है, 10 में से 7 गया तो आपके सामने 3 आएगा, 14 में से 7 गया तो आपके सामने 7 आएगा, 6 में से 4 गया तो आपके सामने 2 आ जाएगा। क्लियर है? और आप इसमें से इसको मेरे भाई यहाँ पर घटाइए। तो जब आप इसमें से घटाएंगे तो 477 में से आप यहाँ पर माइनस करेंगे -125 को, तो हमारे सामने क्या हो जाएगा? तो हमारे सामने प्लस हो जाएगा। प्लस हो जाएगा 5 7 12, 7 2 9 10, 5 1 6 मेरे भाई यहाँ पर 602 के करीब में हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 602 के करीब में चीज़ें हमारी हो जाएंगी। अब अगर हम इन सवालों को देखते हैं तो हमसे यहाँ पर क्या कहा गया, आप जरा क्वेश्चन में पढ़िए। तो हमसे साफ तौर पे यहाँ पर कहा गया बहुत बढ़िया तरीके से, ठीक है, कि सर यहाँ पर आप इसको कैसे करोगे? भाई काटो इसको, चलो देखते हैं।
कुल मिलाकर के हमारे सामने कितने सवाल है, 250 क्वेश्चन है ना, तो ये दोनों मिलकर के 250 का ही फैक्टर बनाएंगे, बना भी रहे हैं, 850 बना रहे हैं, ठीक है, 875 बना रहे हैं, तो मतलब ये कुछ ना कुछ से तो कटेगा, 6 2 8 है ना, ठीक है, 3 से अगर हम काटे तो 91 बार में, ठीक है, 91 से ये कटेगा भाई। आप यहाँ पर देखेंगे अगर 3 9 27, 3 एकम 3, 3 से तो कटने से रहा दोस्त, 7 5 12, 7 2 9 1 10, 4 1 5 1 6, किससे कटेगा ये, 273 है ये, इससे है, बताइए, या नहीं काटे छोड़ दें, ठीक है। क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर क्या कहा गया है जरा देखिए, चलिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 7 से हम काटते हैं, 7 8 56 हो जाएगा, 7 6 42, और 7 से काटेंगे मेरे भाई यहाँ पर 7 का 3 गुना 21, 7 9 63, तो यहाँ पर ये हमारे सामने इस अनुपात में कट गया। क्वेश्चन में फिर से कहता हूँ, यहाँ पर सवालों की संख्या हमारे सामने कितनी दी है, तो गुरुजी 250 क्वेश्चन, 250 रुपए, क्या हो जाएगा 250 रुपए, 250 जो है क्वेश्चंस की संख्या है, यानी 9 6 हो गया हमारे सामने 15, 3 8 11 और एक हमारे सामने 12। मेरे भाई यहाँ पर जो दिया गया है वो इतने का मान है, और हमसे जो पूछा है, अगर सही सवालों के बारे में पूछेगा तो 86 से मल्टीप्लाई, गलत के बारे में पूछेगा तो 39 से मल्टीप्लाई, गलत के बारे में पूछा है तो अपन 39 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको काटेंगे, 39 दूनी 78 होगा, खेल खत्म हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, ऑप्शन नंबर बी आएगा। कौन सा ऑप्शन आएगा, तो ऑप्शन नंबर जो बी है मेरे भाई यहाँ पर आएगा। 125 कैसे होगा गुरुजी, ये बच्चे ने पूछा मुझसे, बहुत बढ़िया सवाल पूछा। बाबू एक बात बताओ, तुम यहाँ पर 250 सवाल देखो, 250 सवाल है, हर एक सवाल के लिए अगर आपको 3 नंबर मिलते हैं तो आप सीधा सीधा मल्टीप्लाई करके इतना लिख देते हो, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होती आपको। प्रॉब्लम कहाँ पर आ गई गुरुजी, यहाँ पर इसको जब आपने किया -0.5 के साथ में, तो आपने सीधा 125 कैसे लिख दिया। प्रॉब्लम यही है ना कि छोटी छोटी बातें आप लोग नहीं समझते। अब मेरे को आपको समझाने के लिए दशमलव उड़ाना पड़ेगा, ऐसे नीचे 10 भेजना पड़ेगा, 5 से इसको 2 काटना पड़ेगा, फिर 2 से जब इसको काटेंगे, अच्छा 2 एकम 2, फिर इसे 2 दूनी 4, देखो यहाँ पर ये हो गया 2 पचे 10, तब जा करके तुम समझोगे। मतलब मैं अगर भविष्य में कभी लिख दूं 6 इंटू 0.5 जो होता है वो 3 होता है, 3 कैसे आया, मतलब 6 का आधा 3, लेकिन आपको कैसे समझाना पड़ेगा, पहले इसको उड़ाओ, फिर इसको 2 बार में काटो, फिर इसको 3 बार में काटो, तब देखो 3 आ रहा है ना, हाँ अब समझ में आ रहा है, ये कहानी है। अरे किसी भी संख्या को दोस्त मेरे तुम 0.5 से गुना करते हो, मतलब उसका आधा करते हो, तो जैसे यहाँ 250 का आधा कितना होगा 125, अगर 300 होता उसका आधा 150, 400 होता उसका आधा 200 लिखते हैं हम। ऐसे ऐसे कहानी है ना, क्या ही करें। आइए चलिए छोटे मेरे भाई यहाँ पे ठीक है, आगे बढ़ते हैं और आगे यहाँ पर देखते हैं, आगे यहाँ पर पढ़ते हैं क्या कहा गया है, जरा पढ़िए। सवाल में हमारे सामने कहा गया लेबरर वाज अपॉइंटेड। अच्छा ये वाले क्वेश्चंस भी, असल में ये क्वेश्चन मैंने कहा ना, ये सब मिक्स क्वेश्चन होते हैं, तुम एग्जैक्टली पता ही नहीं लगा सकते कि किस टॉपिक से पूछे गए थे, कहाँ से पूछे गए थे, ठीक है, ये समझिए आप यहाँ पे। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये सवाल कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करिए आप लोग। तो जब इन सवालों की हम बात करते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इन सवालों की जब आप मेरे भाई बात करोगे, मैं आपको बताता हूँ, ये सवाल ना मेरे भाई परसेंटेज के होते हैं, ना ये सवाल रेशियो के होते हैं, ये मिक्स्ड होते हैं, मिसलेनियस होते हैं, जो हर जगह सर्कुलेट करते हैं। समझ में आ रहा है बात। यहाँ पे 74 नंबर क्वेश्चन देखो, उसी में का है। इस सवाल में देखोगे तो कहा गया कि लेबरर वाज अपॉइंटमेंट बाय अ कॉन्ट्रैक्टर, ठीक है, and on the condition he would pay rupees 75 for each day of his work but would be fined at a rate of 15 rupees per day for his absence, ठीक है। after 20 days the contractor paid the laborer इतना, the number of the laborer absented from the work। एक स्टूडेंट मेरे भाई जब वो परीक्षा देता है तो सही सवाल देता है ना, तो उसको रिवॉर्ड में हम +4 मार्क्स देते हैं, और अगर वो गलत सवाल का आंसर देता है तो हम उसके नंबर काट लेते हैं। तो वैसे ही अब ये तो स्टूडेंट तो है नहीं, ये बेचारा एक लेबर है, तो लेबर अगर तुम्हारे यहाँ काम करने आएगा तो पैसा दोगे, और अगर नहीं आएगा तो सिर्फ छुट्टी काटोगे नहीं, उस पर पेनल्टी भी तुम लगा दोगे भाई, पेनल्टी भी लगा दोगे। यही बात इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है। आप अगर पढ़ेंगे तो बोला गया एक मजदूर को इस शर्त पर ही एक ठेकेदार के द्वारा नियुक्त किया गया है, और क्या किया गया मेरे भाई यहाँ पर कि उसके काम को प्रत्येक दिन के लिए कितना मिलता है, 75 रुपए का भुगतान किया जाता है, लेकिन उसके अनुपस्थिति यानी एब्सेंट रहने पर प्रतिदिन 15 रुपए की दर से जुर्माना भी लगाया जाता है। देखिए जुर्माना आप मैं मतलब क्या होता है, जनरली हम लोग काम करते हैं, मान लीजिए हमारे सोहेल भाई हैं, काम कर रहे हैं, आज अगर नहीं आए ऑफिस तो भाई छुट्टी हो गई तो उसका पैसा नहीं मिलेगा, ये 75 रुपए तो नहीं मिलेंगे, मतलब 0 मिलेगा। लेकिन सोचिए अगर हम लोग ऐसी काम कर रहे हैं, छुट्टी होने पर 15 रुपए काट लिए, तो इनका कितने का नुकसान हुआ पता है, 75 तो जो मिलना था वो भी गया,
अब 15 रुपए इनको अपने जेब से भी भरना पड़ा, कुछ इस तरह की बात है। ठीक है, तो यहां पर हो गई। अब 20 दिनों के बाद में ठेकेदार ने मजदूर को इतने रुपए का भुगतान किया है। ठीक है, 20 दिनों के बाद में क्या किया है, तो मेरे भाई कुल मिलाकर के इतने का भुगतान किया है। अगर हम देखेंगे तो कितने दिनों में मजदूर, ठीक है, के काम में अनुपस्थित था, कितने दिनों में हमारे सामने अनुपस्थित था, तो अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमारे सामने क्या है, 75 रुपए का भुगतान यहाँ पर मेरे भाई अगर आप देखोगे तो किया जाएगा। कब? जब आप आते हो, छुट्टी पर नहीं होते हो, काम पर होते हो। लेकिन छुट्टी पर होते हो तो 15 रुपए की दर से जुर्माना लगाया जाता है। असल में आपके अगर हम काम को देखें तो मेरे भाई यहाँ पर क्वेश्चन में ये कहा गया कि भाई हम 20 दिनों का अगर आपका हिसाब किताब लेके चले तो 20 दिनों के बाद में इतने रुपए का होता है। अगर मैं आपको 2 पैर 4 पैर वाले जानवर से कंपेयर कराऊं, ठीक है, तो वही मान के चलो कि जैसे एक तरीके से, या उससे कंपेयर कराऊं, या फिर मैं सबसे पहले पीछे वाले क्वेश्चन से कंपेयर कराता हूं। जैसे पीछे वाले में अगर सही करते थे आप तो +4 और गलत करते थे तो -1। यहां अगर आप सही करोगे, मतलब सही करने का मतलब अगर आओगे तो +75 और नहीं आओगे तो -15। समझ में आ रहा है ना? जैसे प्लस और माइनस था तो वैसे ही यहाँ पर प्लस और माइनस था, यानी सही आने के मतलब आने के दिन के इतने मिलेंगे और नहीं आने के इतने मिलेंगे। ठीक है, दिनों की संख्या कितनी है, तो मेरे भाई यहाँ पर 20 है। जैसे वहां सवालों की संख्या कितनी थी, 20 थी, तो यहाँ दिनों की संख्या कितनी है, तो 20 है। यार देखो क्या कंडीशंस हो सकते हैं, ये हो सकता है कि अगर 20 के 20 दिन आदमी आया होगा तो कितने पैसे उसने कमा लिए होंगे, तो बोलोगे सर एक दिन के 75, तो 20 दिन के यहाँ पर इतना, तो 75 इंटू 150 यानी 1500 रुपए कमा लिए होंगे। बट अभी इतना ही लिख रहा हूं ताकि बाद में तुम लोग को दिक्कत ना हो। आज से 1000 साल के बाद में जब रिवीजन करो तो ये ना पूछो कि गुरुजी सीधा 1500 कहां से आ गया, एक वजह होनी चाहिए तुम्हारे पास में। ठीक है, चलो मेरे भाई, अगर ये 15 के 15 दिन सोचो, वो 20 दिन आया ना मेरे भाई, यहाँ पर सोचो एक दिन के छुट्टी के 15 रुपए कटते हैं, तो अगर 20 के 20 दिन उसने छुट्टी की होती तो इतना कटता। ठीक है, यानी अगर आप आए होते तो आपके सामने इतने रुपए बनते दोस्त मेरे यहाँ पे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। और अगर सारे दिन आप छुट्टी के होते तो आपके इतने रुपए कट गए होते, लेकिन ना आपके इतने बने हैं ना आपके इतने बने हैं, आपके तो बने हैं जी 1140। तो जितने बने हैं उसी के आधार पर हम एलिगेशन लगा देते हैं, और उसी के आधार पर एलिगेशन लगाने से हमें यह पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर कितने दिन आए थे और कितने दिन आपने छुट्टी मारा था। आइए चलिए यहाँ पर इसमें से इसको घटाइए, तो जब आप इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे सामने कितना हो जाएगा, 360 हो जाएगा। और जब हम इसमें से इसको घटाएंगे तो आप इसको जोड़ लीजिए, 11 और 3 मेरे भाई 1440 हमारे सामने हो जाएगा। 36 का 1 गुना, 36 का 4 गुना, तो संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:1 है। संख्याओं का अनुपात कितना है, 4:1 है। तो क्वेश्चन में कहा गया नंबर ऑफ डेज द लेबरर एब्सेंटेड फ्रॉम द वर्क। अब देखो कुल मिलाकर के हमारे पास में भैया दिन कितने हैं, तो बोलोगे गुरुजी 20, और ये 20 हमारे सामने कितने का मान है, तो 20 हमारे सामने 5 का मान है। और हमसे कितने का मान पूछा गया है, हमसे कितने का मान पूछा गया है, जल्दी से ये बताओ। तो मेरे भाई जितने दिन छुट्टी की है उसका मान पूछा गया है, यानी 1 का मान। देखो आने वाले दिन के लिए मतलब 4 का मान, छुट्टी वाले दिन के लिए मतलब 1 का मान। तो अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर जो सी है वो हमारा करेक्ट आंसर। कोई दिक्कत की बात, कोई परेशानी की बात, अगर सारे दिन वो बंदा आता है तो इतने रुपए लेगा सारे। देखो कोई भी टॉपिक पढ़ो ना, चीड़ फाड़ कर दो, उसका पूरा पोस्टमार्टम कर दो। तुम इस बात की फिक्र छोड़ दो कि यहाँ पर क्वेश्चन तुम्हें कहां से मिलेगा कहां से नहीं मिलेगा। तुम्हें 10 जगह कहीं पर भटकने की जरूरत नहीं है, कोई 10 जगह की किताब लगाने की जरूरत नहीं है, कोई 20 मास्टरों की वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, कोई अलग अलग जगह की सेक्शनल टेस्ट देने की जरूरत नहीं है। सीधा यहाँ पर क्लास में मौजूद रहो, हर वो काम मैं करूंगा, सारी मेहनत तुम्हारे लिए मैं करूंगा, टाइप वाइज क्वेश्चंस को निकाल करके मैं लेकर आऊंगा, हर जगह से मेरे भाई मैं आऊंगा और उसको आसान भी बना करके मैं आपके सामने परोसूंगा। आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। एलिगेशन क्या होता है से लेकर के कहां कहां तक लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, सब कुछ मेरे भाई बताने का काम मेरा है। आपका काम सिर्फ इतना है कि आप यहां पर बढ़िया से जुड़े और आप यहां पर बढ़िया से पढ़े। जो भी भाई मेरे भाई यहां पर, मैं फिर से कहता हूं, जो भी भाई गणित को बहुत बेहतर करना चाहते हैं, पहले ही बता दूं, अगर आप मेरे भाई यहां पर एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, तो एसएससी की तैयारी में अभी से ही लग जाइए। इस बार आप लोगों ने देखा है सीएचएसएल के एक तरफा रिजल्ट आए हैं,
बहुत शानदार तरीके से। और अभी सारे बच्चों का सम्मान समारोह भी हम लोग रखेंगे, तो उसमें भी आप लोगों को हो सकता है कि काफी सारे मैं स्ट्रेटजी और टिप्स भी मैं आप लोगों को मेरे भाई उनसे शेयर कराऊं। फिलहाल तो आप ये कर सकते हैं कि जैसे जो भी बच्चे एसएससी की तैयारी करते हैं, ठीक है, यहाँ पर या भविष्य में चल के करे, जो भी है जैसे भी है, ठीक है, यहाँ पे तो एसएससी वालों के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा प्यारा गिफ्ट है कि अभी दो दो इंटरव्यू हमने डाले हैं, तो देख लीजिएगा। एक ऑल इंडिया रैंक 17 का था और एक ऑल इंडिया रैंक 6 का था। 6 वाला मेरे टॉक्स वाले चैनल पर डला था, ठीक है। तो यहाँ पर आप इसको देख लीजिएगा। CHSL की अगर हम बात करें, एक हमारा टॉक्स का चैनल है, बहुत बढ़िया तरीके से इस लड़के ने जवाब दिया है, जिसका पूरे भारत में ऑल इंडिया रैंक 6 आया है। अगर आप यहाँ देखोगे ये वाला 63,000, ठीक है, इसके व्यूज आए हैं और बहुत प्यारा इसने जवाब दिया है। पढ़ने की सारी रणनीति बताई है इसने। आदित्य राज इसका नाम है, बिहार का ही लड़का है। बहुत अच्छे से मेरे भाई यहाँ पर ये जो है वो मेहनत करके आगे बढ़ा है, ठीक है। तो आप उसकी स्ट्रेटजी जानेंगे तो आपको पता चलेगा। बाकी मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि जैसे अगर आपको कंप्लीट, देखो होता क्या है ना, एक डिफरेंस होता है। सर देखिए, ये एसएससी है, ये रेलवे है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस है। जैसे आप जब रेलवे का बैच लेते हैं, एसएससी रेलवे मतलब पूरा मैं कंप्लीट बताता हूँ। जब आप रेलवे का बैच लेते हैं तो इसके अंदर में जो भी कंटेंट होता है ना, सारे सब्जेक्ट में मोस्टली रेलवे ओरिएंटेड होता है। मैं थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ। मैथ्स में मैं रेलवे तक नहीं रखता सीमित, थोड़ा एक लेवल ऊपर लेके चलता हूँ। मैं डंके की चोट पे ये बात कहता हूँ और मैं उस तरीके से पढ़ाता हूँ भाई, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लेवल थोड़ा ऊपर पूछा जा रहा है। लेकिन जैसे रीजनिंग हो गया, यहाँ पर स्टैटिक और करंट अफेयर हो गया, साइंस हो गया, जीएस हो गया। अब जीएस में रेलवे में ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आते हैं, यानी जीएस का रोल ही नहीं होता बहुत ज्यादा। खाली एक एनटीपीसी का पेपर होता है, उसमें आपका आता है, बाकी पेपरों में लगभग ना के बराबर। तो इसमें उसी तरह की क्लासेस आपकी होती हैं जो स्ट्रिक्ट टू द सिलेबस होती हैं और उसी के आधार पर पढ़ाई जाती है। इसीलिए इसकी फीस 999 रुपए है, ठीक है। बच्चे यहाँ पर क्या सोचते हैं इसको लेकर के, हम एसएससी की तैयारी कर ले या यूपी की तैयारी कर ले या और परीक्षाओं की, तो सर ये आपकी गलती, आप ऐसा नहीं कर सकते, ये आप ऐसा नहीं कर सकते। मैं आपको पहले बता रहा हूँ, क्योंकि मेरे भाई जब आप एसएससी की तैयारी करते हो तो एसएससी की तैयारी में आपका एसएससी हो गया, ठीक है। एसएससी की तैयारी से रेलवे निकल सकता है, एक पल के लिए ये समझ लीजिए, इसकी तैयारी से ये नहीं हो सकता। लेट मी क्लियर यू यहाँ पर, ठीक है। 6 साल से जैसे मैं खुद पढ़ा रहा हूँ, मेरे 6 साल से यहाँ पर जो है, इसी साल सिर्फ रेलवे के बैचेस आए हैं, लेकिन 6 साल में 5 साल तक तो मैंने यूट्यूब पर फ्री में पढ़ाया है। 2-2 मिलियन हमारे चैनल हो गए फ्री में पढ़ा करके, लेकिन हमने कभी रेलवे के बैच नहीं निकाले थे, अगर आप मुझे जानते हैं तो क्या पहले रेलवे के बच्चे मुझसे नहीं पढ़ते थे? पढ़ते थे, वीओडी बैच से पढ़ते थे, चैंपियन से पढ़ते थे, या इस वाले कॉम्बो से पढ़ते थे। तो वही बात बताना चाह रहा हूं मैं आपको कि जैसे होता क्या है, सर डिफरेंस है। अब हमने थोड़ा सा इसको लिमिटाइज कर दिया है, सिर्फ रेलवे की तैयारी करने वाले बालक इससे करें। लेकिन जैसे किनको एसएससी भी करना है और मौका देखा तो रेलवे का फॉर्म भर दिया, ठीक है, या मौका देखा तो यूपीएससी का फॉर्म भर दिया, या आईबी का पेपर दे दिया, या और परीक्षाओं के पेपर दे दिए, तो फिर उनको इस बैच से करना चाहिए। इसीलिए इस पे जो नाम है वो पर्टिकुलर किसी एक एग्जाम का नहीं है, फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम इस पे लिखा जाता है। और इसके अंदर जो पढ़ाया जाता है वो सारे सब्जेक्ट का स्पेशल पढ़ाया जाता है। जैसे मैथ में अपना मैथ स्पेशल पढ़ाता हूँ, रीजनिंग में पूरा रीजनिंग स्पेशल, ठीक है। देखो होता क्या, स्पेशल सब्जेक्ट भी क्या होता है, आप अगर देखोगे ना तो जैसे स्पेशल रीजनिंग स्पेशल का मतलब ये हो गया कि अगर आपने ये रीजनिंग पढ़ लिया तो आप किसी भी एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। इंग्लिश आपने पढ़ लिया तो जिन जिन परीक्षाओं में इंग्लिश आता है तो कर सकते हो। तो सभी लोगों के अपने अपने बैचेस 1,000 रुपए के होते हैं, 900 रुपए के होते हैं। हमने यहाँ पर क्या किया कि सारे लोगों को ला करके एक ही छतरी के अंदर में रख करके बढ़िया से हमने जो है इसका 1500 फीस कर दिया कि भाई जो भी बच्चा फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स पढ़ना चाह रहा है आराम से प्रहार में जुड़ करके अपना बढ़िया से तैयारी कर सकता है। तो ये है, अगर आप फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जाना चाहते हो तो फिर मैथ स्पेशल, रीजनिंग स्पेशल, इंग्लिश स्पेशल, जीएस स्पेशल। ये जीएस स्पेशल ऐसा, इसके आधार पर आप यूपीएससी सीसेट के भी क्वेश्चंस बढ़िया से लगा सकते हो। और अभी इसके अंदर में मैं बहुत सारे अभी रिफॉर्म्स भी करूंगा। उसी तरह से साइंस स्पेशल पूरा, और एक एक टीचर का, यानी 2-2 टीचर का, 2 टीचर मिलके जीएस नहीं पढ़ा रहे हैं, दोनों टीचर जीएस पढ़ा रहे हैं। कंप्लीट जीएस सर ये भी पढ़ा रहे हैं, कंप्लीट जीएस ये भी पढ़ा रहे हैं। आपके पास में मौका है। कंप्लीट साइंस मैम भी पढ़ा रही है, कंप्लीट साइंस सर भी पढ़ा रहे हैं। तो ऑप्शंस है आपके पास में, इसीलिए। और वैलिडिटी भी कितनी, 2 साल की। फीस कितनी, 1499, ठीक है। तो डिफरेंस है, वो सिर्फ रेलवे ओरिएंटेड है, बट ये फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है। तो कई बच्चों को काफी दिनों से ये डिफरेंस नहीं पता था, तो ध्यान रखिए इस बात का, ठीक है। तो अगर आप उस तरह से तैयारी करना चाहते हैं, उस हिसाब से अपनी एनरोलमेंट लेकर के बढ़िया से फिर तैयारी में लगे और सिलेक्शन को अपने सुनिश्चित करिए। फिलहाल आइए अपने सवालों पर चलते हैं, और यहाँ पर कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते हैं। 75 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, अ लेबर वॉज अपॉइंटेड बाई अ कॉन्ट्रैक्टर ऑन द कंडीशन दैट ही वुड पेड। सारे लोगों से आंसर चाहिए मुझे। ही वुड पेड 80 फॉर ईच डे, अगर सभी दिन आए मतलब हर दिन के 80 रुपए मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं आता है तो 20 रुपए की फाइन भी होगी।
आने के 80 रुपए और नहीं आने के 20 रुपए कटेंगे। सही सवाल के इतने नंबर और गलत सवाल के इतने कटेंगे। लेकिन होता क्या है, आफ्टर 25 डेज द कॉन्ट्रैक्टर पेड इतना, 25 दिनों के बाद में उसको जो पेमेंट मिलती है वो 1700 की। चलो भाई लोग देखते हैं तुम्हारा आंसर आ रहा है, पहले हमारा। सोचो ये 25 के 25 दिन, अगर ये सोचो 25 के 25 दिन, अगर ये सोचो 25 के 25 दिन मेरे भाई वो आता, तो यहां पर क्या रहता, तो बोलोगे गुरुजी 25 इंटू 80 हो जाता। समझ में आ रहा है बात, यहाँ पे 25 इंटू कितना हो जाता, 80 हो जाता। ठीक, 25 के 25 दिन आता तो इतना हो जाता, और अगर सारे दिन उसने छुट्टी की होती तो यहां पर कितना हो जाता, तो मेरे भाई इतना हो जाता। सारे दिन आने के मेरे भाई इतने मिलेंगे, नहीं आने के इतने मिलेंगे। ठीक है, और कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं, कुल मिलाकर के अगर हम बात करते हैं तो मेरे भाई यहां पर क्या हो जाएगा, तो 1700 रुपए आपको ओवरऑल ग्रॉस इन हैंड मिलता है। अगर सारे दिन आए होते तो इतना मिलता, नहीं आए होते इतना मिलता, ना इतना मिला ना इतना मिला, इतना हमारे सामने मिला है। सवाल को देखिए सर यहां पर क्या है, तो बोलेंगे 25 अठे कितना हो जाएगा, तो 25 अठे मेरे भाई यहां पर 2000, तो यहां पर कितना हो जाता सर, ये 2000 हो जाता। यहां पर ये कितना हो जाता मेरे भाई, यहां पर ये 2000 के करीब में हमारे सामने हो जाता। ये कितना हो जाता, 2000 हो जाता। और अगर हम यहां देखेंगे तो ये हमारे सामने -500 होता, ये हमारे सामने कितना होता, तो -500 होता। ठीक है, अब अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर ये मेरे भाई 1700 है, यहाँ पर वो इतना है। हम अगर देखते हैं भाई यहाँ पर तो क्या होगा, आप इसमें से मालिक इसको घटा दो तो ये हमारे सामने 300, और आप इसमें से इसको मेरे भाई यहाँ पर लेके चले जाओ, तो आप कहोगे गुरुजी 1700 में से आप यहाँ पर माइनस करिए, 1700 में से आप यहाँ पर माइनस करिए कितना, माइनस के 500 को, तो यहाँ पर 1700 और प्लस हमारे सामने 500, 1700 500 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई यहाँ पर 2200 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है ये बात। यहाँ अगर हम रेशियो की बात करते हैं तो 22:3 हो जाता है। तो नंबर ऑफ डेज द लेबर वॉज एब्सेंट। ठीक है, अब यहां पर बताइए कुल मिलाकर के कितने दिन है, 25 दिन है। तो मेरे भाई यहां पर ये देखेंगे 22 और 3 25 यूनिट 25 दिनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मेरे भाई आने वाले दिन 22 थे और नहीं आने वाले दिन 3 थे, तो यहां पर क्वेश्चन में कहा नहीं आने वाले दिनों की संख्या यानी 3 है। नहीं आने वाले दिनों की संख्या तो यानी हमारे सामने क्या है, तो 3 है। आइए चलिए मेरे भाई यहाँ पर 76 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 76 नंबर क्वेश्चन हम लोग पढ़ते हैं। क्या कहा गया है जरा पढ़िए जल्दी से, क्या कहा गया मेरे भाई, पढ़िए फटाफट यहाँ पे। ठीक है, बहुत शानदार बहुत शानदार बहुत शानदार, सारे साथी भाई इसको रख दीजिए। ठीक है, सारे के सारे साथी हमारे बहुत बढ़िया से आंसर दे रहे हैं। यही जोश यही ऊर्जा रोज सुबह हम लोग मेंटेन करके चलेंगे, बढ़िया से हम लोग गणित को सीखेंगे, बढ़िया से हम लोग जानेंगे। छोड़ देते हैं पीछे क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हटाइए उसको दिमाग से निकालिए। हम भी निकाल चुके हैं, सुबह भगवान जी के आगे हाथ जोड़ के ही कहे, कोई हमको टेंशन नहीं करना, कोई फालतू का हमको दिमाग में लोड नहीं लेना, पूर्ण रूप से समर्पित होकर के पढ़ाना है जैसे मैं पढ़ाता हूँ। यही मेरी ताकत है, यही मेरी ऊर्जा, इसी चीज में मैं लगूंगा। ठीक है, आइए पढ़िए, ये बड़ा प्यारा सवाल है, पढ़िए। सुहानी पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 30% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ ₹90,000 एंड रितिका पेज टैक्स एट द रेट ऑफ 40% ऑन हर एंटायर इनकम ऑफ ₹Y। ओवरऑल टैक्स रेट ऑन द कंबाइंड इनकम कम टू 37। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ Y? फिर से वही बात मेरे भाई यहाँ कह रहा हूं मैं कि मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है होमवर्क देना स्टार्ट कर दो। भाई मैंने पूरा एलिगेशन को रिवैम्प कर दिया। ठीक है, तो मैंने अब इस बार एलिगेशन में ऐसे सोचा है कि जब मैं पूरा एलिगेशन खत्म करा दूंगा ना, उसके बाद में मैं फ्री हैंड आपको छोड़ूंगा कि आप जाकर के पूरा पूरा एलिगेशन ही जो है वो अपनी किताब से लगा लीजिए। यही आपकी किताबें हैं ना, यही आपकी किताबें हैं। पूरा पूरा एलिगेशन आज खत्म हो जाएगा। अब इसमें एलिगेशन कौन से चैप्टर पर है मैं आपको बता देता हूँ, रेलवे वाले में मेरे भाई यहाँ पे। ठीक है, और कितने क्वेश्चन है इसके अंदर में, ठीक है, ज्यादा नहीं क्वेश्चन होंगे तुम्हारे। ठीक है, यहाँ पर जो है चक्रवृद्धि ब्याज हो गया तुम्हारे सामने, मिक्सचर और पृथ्वीकरण। मिक्सचर एलिगेशन तुम्हारा एक में है, मजे की बात यही है। चलो एलिगेशन जो है पेज नंबर 118 119 में है, और कुल मिलाकर के 16 32 सवाल है। टाइप 1 टाइप 2 दो टाइपों में इसमें दे रखा है रेलवे में। तो 16 32 सवाल है आपके 118 से लेकर के इसमें है, तो जाकर के इसको देख लेना। और अगर हम इसकी बात करते हैं, एसएससी वाले की बात करते हैं भाई, ठीक है, तो इसमें अगर आप देखना चाहोगे तो ये आपका कहाँ गया भैया, एलिगेशन एलिगेशन एलिगेशन। ठीक है, इसमें कहाँ गया एलिगेशन, ठीक है, एसएससी मिक्सचर और पृथ्वीकरण, बिल्कुल इसके अंदर में जो है आपका मिक्स है। ठीक है, इसके अंदर में भी जो है एलिगेशन आपका, इसमें भी दो टाइपों में हमने दे रखा है, और इसमें 13 और 25, इसमें मतलब उसमें 32 सवाल थे, इसमें 38 सवाल है। तो आप जाकर के इसको बढ़िया से लगा लेना। ठीक है,
दोनों टॉपिक में आपके दिए गए हैं, मिक्सचर के साथ ही एलिगेशन हमने कंबाइन कर दिया हुआ है, लेकिन पहले पूरा मिक्सचर दिया फिर बाद में एलिगेशन दिया है। तो आज यहाँ पर मेरे पढ़ाने के बाद में लगा लोगे तो दिक्कत नहीं आएगा। अब आते हैं इस सवाल के ऊपर में। ये सवाल तुम्हें क्या सिखाता है? जब भी दो चीजों को मिला करके किसी तीसरे का निर्माण करते हो तो वहां पर एलिगेशन लगता है। उसी तरह से यहां पर मेरे भाई सुहानी है, ठीक है, और रितिका है, दो लोगों को मिला करके बात बनी है। एक हमारे सामने सुहानी है, एक हमारे सामने रितिका है। कैसे कैसे बात बनी है पढ़ो। सुहानी अपने 90,000 रुपए की आय पर 30% की दर से भुगतान करती है। बेसिकली यहाँ पर जो है अगर हम देखेंगे तो इतने रुपए के इनकम के ऊपर में 90,000 रुपए की इनकम पर ये 30% का टैक्स देती है, ठीक है। फिर उसके बाद में यहाँ पर कहा गया रितिका अपने वाई रुपए की आय पर 40% का टैक्स है। वाई रुपए के आय पर 40% का मेरे भाई यहाँ पर टैक्स है, ठीक है। और फिर उसके बाद संयुक्त आय पर 37% का है। संयुक्त आय पर 37% का मेरे भाई यहाँ टैक्स है। तो बस क्वेश्चन में कहा गया वाई का मान। आप देखिए गौर से, क्या मिलावट नहीं हुई है? क्या मेरे भाई यहाँ पर जो है दो चीजों को मिलाकर के तीसरा नहीं बनाया गया है? सिंपल सी बात है। कल के दिन ऐसा कहा जाएगा, जैसे आज तो टैक्स की बात कह दी गई, कल के दिन ऐसा कहा जाएगा इसने इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट पर इतने रुपए की प्रॉफिट कमाई, और इसने इतने रुपए की इन्वेस्टमेंट पर इतने की प्रॉफिट कमाई, कुल प्रॉफिट का परसेंटेज इतना है तो इसकी इन्वेस्टमेंट का मान बताओ। कल के दिन ये हो जाएगा इसने इतने सारे गेम खेले थे, 90,000 बार ये युद्ध, ऐसे मान करके चलो कि ये एक राजा है और शाहजहां ये राजा है, ऐसे मान लेते हैं। इसने 90,000 युद्ध लड़े और 90,000 युद्धों में इसने जीतने की चांसेस 30% थे। इसने वाई युद्ध लड़े और उसमें इसके जीतने के चांसेस 40% थे। ये एक्यूरेसी 40% की थी। जब दोनों की एक्यूरेसी को काउंट किया तो ओवरऑल इतना निकल करके आया। बताओ यहां पर क्या होगा। मैं आदित्य रंजन हूँ, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैंने 9,000 मैचेस खेले या 90,000 मैचेस खेले। उस 90,000 मैचेस में मेरे जीतने के चांसेस या मैं इतनी बार जीतना हूँ, 30% मैच जीत चुका हूँ। फिर उसके बाद मैंने इतने मैचेस खेले और इतने मैचेस के 40% मैंने जीत लिए हैं। मेरा ओवरऑल करियर का एवरेज 37 निकल करके आया। बताओ ये मैचेस का एवरेज। सर एक ही बात को कहने के तरीके अलग अलग हैं, बट द कंसेप्ट बिहाइंड एवरीथिंग इज ऑल एलिगेशन। हर जगह जो लगना है वो एक ही चीज लगनी है, वो है एलिगेशन, कुछ और नहीं है इसके अंदर में, ठीक है। आप इसको कह लीजिए क्रिकेट का मैच का नाम दे दीजिए, युद्ध का नाम दे दीजिए, इनकम टैक्स का नाम दे दीजिए, या पार्टनरशिप में लगा करके इसको कहीं ना कहीं मेरे भाई जो है देखो, अगर मानो तुम इसको परसेंटेज पढ़ते हो, अब मैं बताता हूं, मैं इसी क्वेश्चन को अब भाषा बदल बदल करके अलग अलग चैप्टर का क्वेश्चन बना दूंगा। कैसे बना दूंगा? अगर परसेंटेज यानी प्रतिशत का ये सवाल होता, मैं कहता किसी गांव में इतने लोग रहते हैं और उसमें पुरुषों की संख्या 30% है, किसी गांव में इतने लोग रहते हैं उसमें पुरुषों की संख्या 40% है, पूरे दोनों गांव का मिला के औसत 37% का आया। बताओ यहाँ पुरुषों की संख्या कितनी है? बन गया तुम्हारे सामने परसेंटेज का क्वेश्चन। चलो आ जाओ, मैं परसेंटेज के अंदर पॉपुलेशन बना दिया मैंने इसको, परसेंटेज में मैं अब इसको इनकम एक्सपेंडिचर बना देता हूँ। एक व्यक्ति अपने इनकम का इतना % खर्च करता है, दूसरा व्यक्ति अपने इनकम का इतना % खर्च करता है, दोनों का खर्चा इतना है, तो बताओ इसकी इनकम कितनी होगी? बन गया ये भी क्वेश्चन। लाभ और हानि में चले आते हैं। एक व्यक्ति ने 90,000 का एक टीवी बेचा जिसपे 30% का प्रॉफिट, और इसने वाई रुपीस का एक टेबल बेचा जिसके ऊपर में इतने का प्रॉफिट, ओवरऑल प्रॉफिट इतने का है, टेबल की कीमत क्या होगी? ये भी क्वेश्चन तुम्हारा बन गया, ठीक है। प्रॉफिट लॉस में भी 90,000 वस्तुओं पर इतने का प्रॉफिट, इतने वस्तुओं पर इतने का प्रॉफिट, कुल प्रॉफिट इतने का, वाई का मान बताओ। सेम क्वेश्चन हम मिक्सचर में कर सकते हैं। एक मिश्रण है इतने लीटर का, उसमें एसिड की मात्रा इतनी है, दूसरा मिश्रण है इतने लीटर का, उसमें एसिड की मात्रा इतनी है, पूरे मिश्रणों को मिलाकर के एसिड की मात्रा इतनी है, तो मिश्रण की क्वांटिटी क्या होगी? सेम क्वेश्चन को एवरेज का बनाते हैं। आ जाओ, एक क्लास के अंदर में इतने बच्चे हैं, उसमें से इतने % बालक हैं, इतने बच्चे इतने % लड़कियां हैं, ठीक है, ओवरऑल बालक हैं, और ओवरऑल लड़कों की संख्या इतनी है, तो बताओ क्या? तो इस सवाल को बदल बदल के कुछ भी कर सकते हो, बट मैं बार बार कहता हूं, ये मत रटो कि कौन सा चैप्टर है, ये रटो कंसेप्ट कौन सा है। दो को मिलाकर के तीसरा बनेगा एलिगेशन। जिस दिन तुम ये सीख गए, कभी भी क्वेश्चन को पहचानने में दिक्कत नहीं होगा, सवाल तुम्हारे धुआंधार तरीके से बनेंगे। तो अब आप यहां देखो, 40 में से 37 निकालोगे मुन्ना, 3 आना है, और इसमें से ये निकालोगे तो तुम्हारे सामने कितना आना है? 7 आना है। अब देखो आंसर कैसे दिया जाता है। 3 का 3 गुना 9 होता है, 3 का 3 गुना 9, तो 7 का 3 गुना कितना हो जाएगा? 21 हो जाएगा। 9 के पीछे 4 जीरो लगा है, तो 21 के पीछे 4 जीरो लग जाएगा। इतना ही तो सवाल होता है यार, इतना ही तो सवाल होता है। कहाँ है कोई कैलकुलेशन? कहाँ है कुछ भी? कहाँ है? कुछ भी तो नहीं है। सोचिए, लेकिन दुनिया इसको बेसिक से जाती है, अपना पता नहीं कहाँ कहाँ सर लगाती है, कोई फायदा नहीं है।
आज मैं अगर आपको क्वेश्चन देखूं, यहां देखिए, आप यहां सवाल को पढ़िए, अब यहां पर सही तरीके से पढ़िए। एक और क्वेश्चन आपके सामने, पढ़िए इसको, उसी तरह का सवाल है, बस भाषा अलग है। पढ़िए, ऑन अ सर्टेन डेट Pakistan has a success rate of 60% against India in all the ODI played between the two countries. They lost next 30 ODI in a row to India and their success rate comes down to 30%. The total number of ODI played between the two countries. कितना सरल सवाल, ऐसा लगेगा यार ये बने तो बने कैसे। एलिगेशन, एक निश्चित तारीख पर दो देशों के बीच में खेले गए सभी यहां पर दिवसीय मैचों में पाकिस्तान की भारत के मुकाबले सफलता की दर 60 है। यार यहां पर कुछ मैचेस पाकिस्तान खेल चुका है और उतने मैचेस तक इसकी सफलता की दर इतनी रही है। जैसे मैंने कहे थे ना कि इतने युद्ध में मेरे सफलता की दर इतनी है, इतने युद्धों में इतनी थी, ओवरऑल इतना निकल के आ गया। इतने मैचेस में मेरे सफलता की दर मेरे भाई यहां पर इतना था, इतने मैचेस में मेरे सफलता की दर इतने थे। समझ में आ गया बात यहां पर। अब क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया, वे भारत से अगले 30 एक दिवसीय मैचों में लगातार हार गए। अब बताओ, अगला 30 मैच खेला और सारे के सारे हार गया। भाई अगर मैं सारे मैच हार जाऊं, मेरी सफलता की दर क्या होगी? मैं सारे मैच अगर हार जाता हूं तो मेरी सफलता की दर क्या होगी? चलिए जल्दी से बताइए। एक बच्चा कहता हाथ में मेहंदी लगाई आपने। अरे घर में पूजा हुआ था ना, शायद एकादशी था, तो एकादशी की जो पूजा में मेहंदी चढ़ती है तो वो लगाना होता है, तो उसी का लगाया हमने। जल्दी से बताओ भाई, फटाफट बताओ, यहाँ पे क्या कहोगे, फटाफट बताओ, क्या बोलोगे? बोलोगे सर अगर सारे मैच हारी गए तो जीते कहां, जब जीते ही नहीं तो सफलता की दर क्या होगी? यानी जीरो होगा। यानी कुछ मैचेस जो आप खेले थे उसमें इतना था, इस 30 में इतनी बेकार परफॉर्मेंस थी आपकी, एक भी नहीं जीत पाए तो इतना होगा। और जब दोनों को कंबाइन कर दिए तो मेरे भाई यहां पर वे बेचारे 30 मैच हार गए, जिसके कारण गिर करके सफलता की दर 30% आ गई, जिसके कारण आप 60 से मेरे भाई गिर करके कितने आ गए? 30 पर आ गए। ये कहानी है सर, ऐसे लिखना होता है, ऐसे लिखना होता है। कुछ मैचेस में इतनी थी, अगले 30 मैचेस में जीरो हो गई, इसीलिए ओवरऑल एवरेज ड्रॉप होकर के इतने पर आ गया। सर भारत का बच्चा बच्चा इस सवाल का आंसर दे देगा। आप देखिए सर, 60 में से 30 गया, सर यहां पर 30 आ जाना है, और 30 में से 0 गया तो यहां पर 30 आ जाना है। आप मुझे बताइए, अगर 30 का मान 30 है तो सर यहां भी 30 का मान कितना होगा? 30 होगा। अगर क्वेश्चन में हमसे ये पूछा जाता है पहले कितने मैचेस खेले थे, तो 30, अब कितने खेले हैं? 30। लेकिन जब क्वेश्चन में कहा जाएगा कुल मिलाकर के टोटल मैचेस बताइए, तो 30 जमा 30 मैंने अपने करियर में कुल मिलाकर के कितने मैचेस खेले हैं? तो 60 खेले हैं। इस क्वेश्चन में टोटल ओडीआई कहा गया था, तो टोटल बताना था, तो आंसर कितना बताना है? 60। जितने बच्चे 30 बता रहे हैं सारे के सारे गलत बता रहे हैं। आप 30 बताने का मतलब ये कह रहे हो शुरू में कितने खेले थे, इससे ये पूछा ही नहीं कि शुरू में तुमने कितना खेला। सही से पढ़ो, टोटल नंबर ऑफ ओडीआई प्लेड बिटवीन द टू कंट्री, दोनों देशों के बीचों में कुल कितने मैच खेले गए, तो कुल इतने। जैसे मेरे से पूछा जाता कि आपने अपने जीवन काल में कुल कितने युद्ध लड़े, तो 90,000 यहां, 21,000 यहां, 1,11,000। समझ में आ रहा है बात यहां पे? आइए चलिए, उसी तरह से अब यहां पर सेम मैंने, अब वो जैसे जीतने हारने के ऊपर में था, अब मैंने एक क्वेश्चन आपको बना दिया दूध में मिलावट के ऊपर में। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहां? आइए चलिए 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाई सब मिल्क एट 10 रुपीज पर लीटर एंड 5 रुपी एंड मिक्सेस 5 लीटर ऑफ वाटर टू दिस मिल्क। बहुत मेरे भाई यहां पर प्यारा सवाल है। एक बेईमान दूध वाला कुछ मेरे भाई यहां पर दूध कितने रुपए देता है? 10 रुपए पर लीटर, और मिक्स करता है मेरे भाई यहां पर 5 लीटर वाटर टू दिस मिल्क। फिर से कहता हूं, अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन बाई सम मिल्क एट ₹10 पर लीटर, वो मेरे भाई यहां पर इतने में खरीदता है, और मिक्स क्या करता है? तो मिक्स मेरे भाई यहां पर करता है 5 लीटर वाटर टू दिस मिल्क एंड देन सोल्ड इट एट ₹12 पर लीटर एंड गेन 30% प्रॉफिट। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क दैट ही बॉट। हो सकता है थोड़ा सा कष्ट हो रहा होगा, हो सकता है ना मेरे भाई थोड़ा कष्ट हो रहा होगा समझने में, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम यहाँ बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझ सकते हैं। आप देखिए, एक बेईमान दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से कुछ दूध खरीदता है। मेरे भाई यहां पर क्या करता है? कुछ दूध खरीदता है, ठीक है, और यहां पर इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है, ठीक है। फिर इसे 12 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से देखो। सबसे पहली बात, बेईमान दूध वाला क्या करता है? 10 रुपए प्रति लीटर मेरे भाई यहां पर इसके हिसाब से क्या करता है? तो दूध खरीदता है 10 रुपए लीटर, 11 रुपए, 20 रुपए, 22 रुपए, 25 रुपए, कुछ रुपए के तो हिसाब से खरीदेगा। ये खरीदेगा ही नहीं, खरीदेगा ना तो इतने के हिसाब से उसने दूध खरीदा है, ठीक है। यहाँ पे
और इस दूध में 5 लीटर पानी मिला देता है। पानी तुमको मिलता है मेरे भाई किसी रेट पे, बताना। पानी तुमको ऐसे मिल जाएगा जाए दुकान पर और जाकर के मिल जाए? नहीं, फ्री होता है पानी, तो कोई कॉस्ट नहीं लगता। तो 5 लीटर पानी मिला देता है, मतलब वो फ्री होता है, और बाद में 12 रुपए के हिसाब से बेचता है और 30% का लाभ कमाता है। असल में इस सवाल के अंदर में दो चीजें हैं, एक तो मिक्सचर का भी कंसेप्ट है और एक कहीं ना कहीं उसके अंदर में लाभ और हानि का भी कंसेप्ट है। हमें समझना पड़ेगा कि दोस्त मेरे, हम यहाँ मिलावट कैसे करते हैं। हम अगर यहाँ पर रेट लेते हैं, यानी रेट का मतलब होता है CP1, यहाँ होता है CP2 और यहाँ होता है CP, तो हमेशा याद रखिएगा नीचे में जो आती है मेरे भाई क्वांटिटी 1 आती है और क्वांटिटी 2 आती है। ये हमें हमेशा अपने बैक ऑफ द माइंड लेकर के चलना है, ठीक है। समझ में आ रहा है बात? यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है? अब अगर हम सवालों को देखें तो हमारे सामने मेरे भाई यहाँ पर दूध 10 रुपए पर लीटर है, यानी जिस दुकान से हमने खरीदा वहां से दूध, देखो ये हमने क्या खरीदा, मिल्क हमने खरीदा। समझ में आ रहा है बात? और मिल्क की रेट हमारे सामने क्या है, 10 रुपए प्रति लीटर। तो आप ऐसे मान के चलिए दूध हमने खरीदा था 10 रुपए लीटर, इसके अंदर में हमने क्या मिलाया, पानी। और हमेशा क्वेश्चन में नहीं दिया हो कोई बात नहीं, पानी को बाय डिफॉल्ट ये मान करके चलना कि पानी अपने आप में 0 रुपए लीटर के बराबर है। तो 10 रुपए के दूध को 0 रुपए के पानी के साथ में मिला के हमने बेचा है 12 में, हमने बेचा है 12 में, लेकिन ये बेचने की कीमत है और बेचने के कारण इतने का प्रॉफिट हुआ है। तो सीपी से सीपी की कंपैरिजन होती है, एसपी की नहीं होती है, ठीक है। तुमने किसी वस्तु को मेरे भाई 12 में बेचा है और तुम्हें 30% का प्रॉफिट है, तो चलो क्रय मूल्य निकालो। यहां पर सीधी सी बात है, आपने किसी वस्तु को मेरे भाई इतने में बेचा, प्रॉफिट आपके सामने कितने का हुआ है, तो 30% का हुआ है। तो आप यहां पर बताइए सीपी कितना होगा। तो जो आपके सामने दिया गया है वो हमारे सामने क्या है, 100% के समान में 30% का प्रॉफिट, यानी इतने का मान है। और हमें सीपी पता करना है, ठीक है, हमें सीपी पता करना है, मतलब हमें 100% का मान बताना है। जो दिया गया वो इतने का मान है, जो पूछा गया वो इतने का मान है, 120/13। तो अगर हम यहां देखेंगे तो हमारे सामने क्या होगा, 120/13 होगा। क्या हो जाएगा, 120/13 हो जाएगा। क्लियर कट है एकदम, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं कोई परेशानी की बात नहीं है। दूध का ये रेट है, पानी का ये रेट है और मिश्रण का ये रेट है, ठीक है। साथ में क्वेश्चन में यहां पर क्या कहा गया है जरा मेरे भाई बताइएगा। जो आपने पानी मिलाया है वो कितना मिलाया है, 5 लीटर मिलाया है। तो क्वेश्चन में कहा गया था आपके सामने दूध कितना है, ये कितना है। जीवन में मैं हमेशा आप लोगों से यही बात कहता हूं कि 5 में से किसी भी 4 का मान दे देगा और 5वें का मान पूछेगा। अगर आप देखो दूध का रेट दिया था, पानी फ्रीली अवेलेबल होता है वो हो गया, ये वाली चीज हमने निकाली है। कैसे निकाली है भाई, तुम किसी वस्तु को इतने में बेच रहे हो, तुमको 30 का प्रॉफिट हो रहा है, मतलब इतने का मान है, तो क्रय मूल्य कितना होगा, 120/13। क्रय मूल्य कितना होगा, 120/13। दूध का रेट, पानी का रेट, मिश्रण का रेट। दूध और पानी को किस अनुपात में मिलाया है, पानी के 5 लीटर लिए, दूध का पता करना है। अब बताओ सबसे पहला हम लोग इसके अंदर में क्या काम करें। युवराज भाई बार बार ये बात पूछ रहे हैं, गुरुजी एडवांस मैथ कब से स्टार्ट होगा। बच्चे जल्दी स्टार्ट होगा, एक बार में एक ही चीज पढ़ा पाऊंगा ना, दोनों नहीं पढ़ा पाऊंगा। तुम बताओ ऐसा कर सकता हूं क्या कि अरिथमेटिक अभी बीच में छोड़ दूं, एडवांस पहले शुरू करूं। तो अभी मैं कुछ आइडिया तुम्हें नहीं दे सकता कि कितने दिनों में होगा, क्या होगा। पढ़ते रहो भाई, ठीक है, अपडेट आपको मिल जाएगा, ठीक। आ जाइए चलिए, बट हाँ इतना जल्दी शुरू करेंगे। तो जल्दी से बताइए सबसे पहला काम क्या करेंगे। सही कह रहे हैं बच्चे सारे, गुरुजी 13 नीचे दिया गया है, ये कष्टदायक है, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हम इसे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, हम इसे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं और हम इसे 13 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि कभी भी फ्रैक्शन को हम नहीं रहने दे सकते। हमने कर दिया। अब बताओ मेरे भाई 130 में से 120 को अगर आप घटाते हैं तो कितना निकल करके आता है, 10। और 120 में से 0, 13 इंटू 0 0 ही तो होना है। तो 120 में से अगर आप 0 को मेरे भाई घटाते हो तो आता है कितना, 120। सर बच्चा भी जानता है 10 का मान 5 है, तो 120 का मान देखो, 10 अपने आप का आधा, तो 120 अपने आप का आधा, आधा कितना 60। और 60 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी जो होगा वो करेक्ट होगा। 60 का मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, जो सी होगा वो करेक्ट होगा, जो सी होगा वो करेक्ट होगा। तो सर इस तरह से भी मिलावट के सवाल बनते हैं। दूध का रेट आप यहां रखते हैं, पानी का रेट आप यहां रखते हैं, मिश्रण का रेट आप यहां रखते हैं, और इस तरह से करके आप बढ़िया तरीके से अपने सवालों को बनाते हैं, ठीक है। आइए चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने उसी में का मैंने रखा है, और बढ़िया से मुझे लगता है कि सारे साथी हमारा इसका आंसर दे देंगे। पढ़िए, एक बेईमान दूध वाला मेरे भाई यहां पर 10 रुपए प्रति लीटर की दर से 121 लीटर दूध हमारा खरीदता है। इतने रुपए की दर से इतना लीटर मेरे भाई यहां पर खरीदता है, और इस दूध में थोड़ा पानी मिला देता है, और फिर इसे 11 रुपए प्रति लीटर की दर से बेच करके 20% का कमाता है। उसकी कितनी मात्रा में पानी था,
पहले आप या पहले मैं देखते हैं। मेरे भाई उसने दूध खरीदा होगा, ठीक है, और उसने पानी खरीदी होगी यहाँ पे, ठीक है। दूध का रेट यहाँ लिखना है, पानी का रेट यहाँ लिखना है, मिश्रण का रेट यहाँ लिखना है, दूध की क्वांटिटी यहाँ पर लिखनी है और पानी की क्वांटिटी यहाँ लिखनी है। क्वेश्चन को पढ़ूंगा, छांटूंगा, डेटा भरूंगा, बात खत्म। सबसे पहले दूध वाला 10 रुपए प्रति लीटर की दर से, तो यहाँ पर दूध वाले ने मेरे भाई जो दूध खरीदा है उसका रेट मुझे पता चल गया 10 रुपए लीटर, ठीक है, और इतने की दर से 121 लीटर दूध खरीदता है। इस बार दूध की मात्रा दे दी गई है कि दूध की मात्रा 121 लीटर है, ठीक है, और इस दूध में थोड़ा पानी मिलाता है। पानी का ऑटोमेटिक रेट कितना हो जाता है, 0 रुपीज पर लीटर, ठीक है। थोड़ा पानी मिलाता है और फिर इससे देखो, थोड़ा पानी का मतलब मात्रा नहीं पता है, यानी एक्स मात्रा। जैसे इसने 121 मिलाया तो पता था, इसने कितना मिलाया वो नहीं पता था, और फिर इसे 11 रुपए में बेच करके 20% का लाभ। अगर मैं यहाँ पर 11 में बेच रहा हूं तो 20% का लाभ का मान है, मतलब 120 का मान है, तो मुझे 100 का मान निकालना है, मतलब सीपी निकालना है। तो यहाँ पर मुझे पता चला कि 110/12 है, तो यहाँ पर 110 बटे मेरे भाई 12 हो जाएगा। तो पक्का पूछेगा पानी की मात्रा। हम देखते हैं यहाँ पर कहा गया पानी की मात्रा, देखो वही आ गया आ गया मेरे भाई। यहाँ पर कोई दिक्कत की बात है तो देखो, दूध का रेट, पानी का रेट, दूध की मात्रा, पानी की मात्रा, मिश्रण का, यहाँ पर सीधा सा हिसाब किताब है। नीचे में 12 है तो 12 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, 12 से इधर भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। हम देखेंगे 120 में से 110 जाएगा तो यहाँ पर इतना, और 110 में से मेरे भाई 0 जाएगा, 110 में से 0 जाएगा तो हमारे सामने इतना हो जाएगा। कोई दिक्कत की बात है। इनफैक्ट अगर आप इन दोनों का आपस में रेशियो लेना चाहो तो रेशियो ले लो 11 और 1 का अनुपात है। अब देखोगे तो 11 का मान 121 है, 11 का मान 121 है, यानी अपने आप का 11 टाइम्स, 11 इंटू 11 बराबर इतना, तो ये भी अपने आप का 11 टाइम्स हो जाएगा और ये भी अपने आप का 11 टाइम्स हो जाएगा, तो इतना हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितना, तो 11 लीटर। कितना मेरे भाई, यहाँ पर 11 लीटर। आज एकदम धुआं धुआं कर दिया तुम लोगों ने, तो भाई पानी में आग लगा दिया। आ जाओ अब यहां पर देखो, जैसे मैंने कहा था कि मेरे भाई अंतिम के 3 सवाल यही थोड़े से होंगे जो तुम्हें आनंद दिलाएंगे, बढ़िया एकदम मजे दिलाएंगे, और इनको अपन कहते हैं ट्रिपल एलिगेशन। आप एक तरीके से, मैंने स्पेशल एक नाम दिया है, अपनी तरफ से नाम दिया है, असल में परीक्षा में इनका कोई नाम नहीं होता, ठीक है। जैसे आप यहां पर क्या देखते हो, डबल एलिगेशन भी कह सकते हो। जैसे आप एक बार एलिगेशन लगा रहे हो ऐसे सवालों में, लेकिन यहां से जो सवाल प्रारंभ होंगे ना, उनके अंदर में डबल एलिगेशन लगेगा। और जनरली यहां पर ये 2 जगह पे लगता है, प्रॉफिट और लॉस में एक लगता है और एक एवरेज में लगता है। अभी समझ में आ जाएगा आपको। और अगर आपने इसको बनाना सीख लिया तो आप जीवन के किसी भी सवाल में, मतलब आप यहां पर जो है एलिगेशन का कोई भी क्वेश्चन बना सकते हो, कैट लेवल के क्वेश्चन बना सकते हो, क्योंकि कैट लेवल में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। बहुत सरल होता है, बहुत आसान होता है, मुश्किल कुछ भी नहीं होता। मैं तुम्हें यह बात बता दूं, कोई डरने की जरूरत नहीं है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। तुम पढ़ो और एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखो, ठीक है। तुम्हें एक क्वेश्चन में इतना मजा आ जाएगा ना जितना कोई नहीं है। 3 सवाल है ना, कोई लेंदी नहीं लगेगा, कोई यहाँ हार्ड एंड फास्ट नहीं लगेगा, कोई 10-10 मिनट वाले क्वेश्चन नहीं है, 2-2 मिनट वाले हैं। बस ये है कि हाँ अच्छे हैं, पढ़ो अच्छे से। क्या कहा गया, 3 मैथ क्लासेस एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। 3 मैथ्स क्लासेस एक्स वाई एंड जेड टेक एन अलजेब्रा टेस्ट। द एवरेज स्कोर ऑफ द क्लास एक्स इज इतना, एवरेज स्कोर ऑफ वाई इज इतना, एवरेज स्कोर ऑफ जेड इज इतना, द एवरेज स्कोर ऑफ एक्स एंड वाई इज इतना एंड दैट ऑफ वाई एंड जेड इज इतना। तीनों का क्या होगा भाई? आपने आज तक ये पढ़ा कि 2 लोगों को मिलाकर के हम तीसरे को अगर बनाते हैं तो एलिगेशन वहां लगता है, और लगता है तो कैसे लगता है। मैं अगर ये कहूं कि हमने 2 नहीं जी, हमने यहां पर जो है वो 3 लोगों को मेरे भाई मिला करके हमने बना दिया, 3 लोगों की मिलावट करके मेरे भाई हमने यहां पर चीजों को लगा दी। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो अगर हम 3 लोगों को मिक्स करके अगर हम कहीं पर कोई वस्तु बना रहे हैं, कोई मिश्रण बना रहे हैं, तो क्या हम उसमें एलिगेशन लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। कैसे लगा सकते हैं वो सीखना है। इस क्लास के अंदर में बात हुई है 3 तरह के बच्चों की, एक एक्स की, एक वाई की और एक जेड की। तो बड़ा प्यारा यहां पर ये कहा गया, ठीक है। यहां पर क्या कहा गया, एक मेरे भाई यहां पर एक्स है, एक वाई है और एक जेड है। लेकिन सर सवाल में आपको ऐसे समझना पड़ेगा, जो इसमें एक महत्वपूर्ण लाइन है वो ये है कि ऐसा नहीं है कि तीनों को एक फ्रेम में लेके आना होता है। नहीं मेरे भाई, 2 का एक फ्रेम, 2 का एक फ्रेम ऐसे बनता है, इसीलिए इसको डबल एलिगेशन नाम दिया जाता है। अगर आप पढ़ोगे ना तो जैसे ऐसा है कि जैसे एक्स का खुद का मान 83 है, वाई का खुद का मान 76 है और जेड का खुद का मान 85 है। एक्स की अपनी वैल्यू, वाई की अपनी, जेड की, लेकिन जो कॉम्बिनेशन बनता है नजरे उसके ऊपर में टिका करके रखो। कॉम्बिनेशन यहां पर किसका होता है? जैसे कॉम्बिनेशन ये एक्स और वाई का कॉम्बिनेशन 79 है और वाई और जेड का कॉम्बिनेशन 81 है। यानी मुझे एक्स और वाई को एक जगह मिलाना है और वाई और जेड को एक जगह मिलाना है। मुझे ऐसे ध्यान में रखना पड़ेगा।
समझ में आ गया बात यहां पर। तो जैसे हमारे सामने डबल एलिगेशन क्यों नाम दिया गया, क्योंकि एक एलिगेशन एक्स और वाई के बीच में लगा है, तो एक एलिगेशन वाई और जेड के बीच में लगा है। ठीक है, अब एक्स और वाई में एलिगेशन लगता है तो कैसे लगता है, तो एवरेज स्कोर ऑफ एक्स इज 83, एक्स का स्कोर कितना 83 था, एवरेज स्कोर ऑफ वाई इज कितना 76, एंड एवरेज स्कोर ऑफ एक्स एंड वाई इज कितना 79। ऐसे एक्स का मान ये रहा, वाई का मान ये रहा, दोनों का मान ये रहा। ये मेरे भाई एक तरफ अपना एलिगेशन इनका लग चुका है, इनको छोड़ दो, इनको मत छेड़ो। समझ में आ गया बात यहाँ पे। आओ चलो दूसरे पर चलते हैं। अब यहां देखते हैं एवरेज स्कोर ऑफ वाई इज कितना मेरे भाई 76, एवरेज स्कोर ऑफ जेड इज कितना मेरे भाई 85, एंड एवरेज स्कोर ऑफ वाई एंड जेड इज कितना 81। ये लग गया। तुम्हें लगेगा कि ये बहुत टफ है, बिल्कुल भी टफ नहीं है, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, बिल्कुल भी यहां पर जो है टफ नहीं है, आप बड़े आसानी से इसको पढ़ सकते हो। तो अगर आप यहां देखोगे तो आप यहां पर ये बात क्या कहोगे, तो आप यहां पर ये बात कहोगे कि सर देखिए इसमें से हम इसको घटाते हैं, 83 में से अगर हम इसको घटाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 4, और अगर हम इसमें से इसको घटाएंगे तो हमारे सामने हो जाएगा 3। तो गुरुजी यहाँ पर x और y की मिलावट 3 और 4 के अनुपात में हुई है, x और y की मिलावट हमारे सामने 3 और 4 के अनुपात में हुई है। आइए चलिए y और z की भी मिलावट देखते हैं। ठीक है, आप इसमें से घटाइए, तो यहाँ बोलेंगे सर बड़े में से इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 4, और यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं तो ये आ जाता है 5। ठीक है, यहां पर ये आ जाता है 5। अब आज से 1000 साल पहले मैंने आपको एक कंसेप्ट पढ़ाया था जिसका नाम था कब्जा मेथड, और अगर उस कंसेप्ट के बारे में आपको पता होगा तो आप यहां पर अच्छे से समझ पाएंगे कि गुरुजी अगर हम 3 लोगों की बात करते हैं ABC का, A और B का अनुपात 2 और 3 का होता है, और B और C का अनुपात मेरे भाई यहाँ पर 1 और 4 का होता है, तो कैसे हम सबको एक अनुपात में लेके आते हैं, कुछ याद है? नहीं याद है तो कोई बात नहीं, मैं आपको सिखाता हूं। अगर A और B के बीच में ऐसा संबंध है और B और C के बीच में ऐसा संबंध है, तो मुझे तीनों के बीच में संबंध स्थापित करना होगा। तीनों के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए मुझे यहाँ पर अगर ये 1 है तो मेरे भाई इसके पड़ोस में 1 का कब्जा होगा, और अगर ये 3 है तो इसके पड़ोस में 3 का कब्जा होगा। तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 3, और ये हो जाएगा मेरे भाई 12। तो 2, 3 और 12 ये हमारे सामने क्या होगा, ये हमारे सामने आंसर होगा। 2, 3 और 12 ये हमारा क्या होगा, तो ये हमारा आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत की बात है, कोई परेशानी की बात है तो बताइए। तो वैसे ही अगर हम यहाँ देखें तो हमारे सामने जैसे हो गया x, फिर हमारे सामने हो गया y, फिर हमारे सामने हो गया z। तो अगर हम x और y का रेशियो देखेंगे तो हमारे सामने 3:4 है, और y और z का देखेंगे तो ये 4 अनुपात क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5 है। हालांकि ऐसे भी लिखना चाहो 4:5 है, तो जब ये दोनों सेम है तो फिर ऐसे अलग अलग क्यों लिखना, फिर इसी के बगल में लिख दो कि सर इन दोनों में 3 और 4 का, ये 4, 5, क्योंकि कई लोग फिर ऐसे लिखते हैं, फिर 4 और 5 लिखते हैं, फिर वो 4 के बगल में इधर लाते हैं, फिर इधर लाते हैं, फिर मल्टीप्लाई करते हैं 12, फिर 16, फिर 20, और फिर बाद में 4 से 3, 4 से इतना, फिर 4 से इतना, फिर 3, 4, 5 वही आ जाता है। तो मैं ये कहता हूं जब यहाँ पर क्या होता है ना, जब ये दोनों अलग अलग मान होते हैं तो कब्जा मेथड लगता है, नहीं होते हैं तो लगाने की जरूरत नहीं है। फिर हम उसमें कैसे लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, गुरुजी x और y में मिलावट 3 और 4 के, x अगर 3 बार आया था तो y 4 बार आया, और अगर y 4 बार आता है तो yz जो है वो इतनी बार आता है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में जो उद्देश्य होते हैं वो क्या होते हैं, पहले इन दो का एलिगेशन से इसका अनुपात, इनका अनुपात। अब मुझे ये पता चल गया कि यहां पर इन 3 तरह के मिश्रणों को कैसे मिलाया गया है। इसके 3 बोतल लिए गए हैं, तो इसके 4 बोतल लिए गए हैं, तो इसके 5 बोतल लिए गए हैं, और अब कहा गया चलो सबको मिला करके ओवरऑल फाइनल एवरेज बता दो मुझे। पढ़ो सवाल में, एवरेज स्कोर ऑफ 3 क्लासेस, एवरेज स्कोर ऑफ 3 क्लासेस। तो यहां जो मान लीजिए मिक्सचर, देखो एलिगेशन लगा करके तुमने अनुपात पता कर लिया, अब अगर एवरेज पता करना है तो कैसे करोगे, तो मेरे भाई एवरेज के लिए मैं बताता हूं। जब एवरेज पता करना है तो एवरेज का ही फॉर्मूला लगाएंगे। एवरेज का फॉर्मूला बाबू कैसे होता है, तो एवरेज कहता है मेरे भाई यहां पर टोटल सम, क्या कहता है बाबू, टोटल सम और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। एवरेज क्या कहता है, फिर से रिपीट करता हूं, टोटल सम डिवाइडेड बाई टोटल नंबर। सम कैसे निकालोगे भाई, सम कैसे निकालोगे तुम ये बताओ, तो बोलोगे गुरुजी एक बंदे का स्कोर 83 है, एक बंदे का स्कोर 83 है, तो मेरे भाई यहाँ 3 बंदे हैं तो इनका स्कोर कितना होगा। वैसे वाई वाले केस में चले जाते हैं, एक बंदे का स्कोर 76 है तो 4 बंदे का कितना होगा। जेड वाले में चले जाते हैं, एक का स्कोर 85 है तो 5 का स्कोर कितना होगा। तो सर ये एक्स का टोटल स्कोर, वाई का टोटल स्कोर, जेड का टोटल स्कोर, तो ये हो गया सर टोटल सम। और डिवाइड बाई टोटल नंबर, डिवाइड बाई टोटल नंबर, नंबर कैसे पता करेंगे, एक्स प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई और प्लस यहां पर जेड, ये हम यहां पर मान करके चलते हैं।
समझ में आ गया बात। एक बच्चा कह रहा है प्रहार बैच कब से स्टार्ट हुआ है? सर जी आप इंक्वायरी नंबर पर फोन करिए, पता चल जाएगा। अगर हम देखें 3 × 3 हमारे सामने 9, 8 3 24, ये इतना हो जाएगा। आप आ जाइए। 4 छक मेरे भाई 24, 7 चौक 28, दो हमारे सामने 30 हो जाएगा। और अगर आप देखोगे 50 25 और 8 5 40, 2 42 हमारे सामने हो जाएगा। अगर हम देखें 5 4 9 3 12 हमारे सामने ये हो जाएगा। भाई देख लो 5 4 9 9 18 का 8 हमारे पास में 1 है, 2 हो गया, और 4 6 और 1 7 हो चुका है हमारा। 4 3 7 2 9 हो चुका है। 12 से हम काटते हैं क्या भैया? ये कटेगा दशमलव में। 12 से आप काटिए, 8 बार में 96, 18 हो चुका है। 12 कम 12, 6 12 25 60, 81.5 ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। यही है सर डबल एलिगेशन। और मैंने कहा था एलिगेशन में तुम लोग को कुछ भी मुश्किल नहीं लगेगा, तो कुछ भी नहीं लगेगा। शुरू के मैंने जितने भी टाइप पढ़ा है, कोई ये कह दे कि भाई हमको ये समझ में नहीं आया, ये वाला टाइप हमको मुश्किल लगा, हो ही नहीं सकता। और बाद में भी मैंने तुम्हारे लिए इस बार ऐसा कहा था, जो मेरा अपना नेचुरल पढ़ाने का तरीका है, धीरे धीरे करके मैं लेवल को बढ़ाता हूँ और अंतिम क्लास में थोड़ी चीजें और मजेदार होती हैं। तो इस बार जैसे मिसलेनियस का मतलब बहुत टफ लेवल नहीं था, मिसलेनियस का मतलब मिक्स क्वेश्चन था, और जो अंतिम के क्वेश्चन थे वो नए कंसेप्ट के ऊपर में आधारित थे, वो भी मैंने कहा था टफ नहीं लगेगा। अब जैसे ये डबल एलिगेशन है, लेकिन 1% कहीं पर कोई टफ नहीं लगा है। एक्स और वाई की मिलावट से उसका अनुपात निकलता है, वाई जेड की मिलावट से उसका अनुपात निकलता है, मिक्स अनुपात निकाल करके एवरेज लगा देंगे, काम खत्म। सपने में भी कोई अगर तुमसे पूछे डबल कैसे बनता है, भाई दो लोगों का अनुपात निकालो, कॉमन रेशियो निकाल दो, जब सबका रेशियो निकल गया तो एवरेज लगा दो, काम खत्म हो गया। तो ये क्वेश्चन मेरे सिखाने लायक था। अगला 2 क्वेश्चन तुम्हारे उड़ाने लायक होगा। अब यहां पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं और 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, आंसर बताओ, ठीक है? पढ़ो जरा सवाल को बहुत अच्छे तरीके से। एक दुकानदार 3 वस्तु, अच्छा कभी ये मिश्रण के नाम से हो सकता है, कभी लाभ हानि के नाम से हो सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कंसेप्ट सेम ही होते हैं। एक दुकानदार 3 वस्तु एक्स वाई जेड को बेचता है और उसे क्रमशः 16%, 19%, 28% का लाभ लेता है। एक्स और वाई पर कुल लाभ इतने का है, वाई और जेड पर कुल लाभ हमारे सामने इतने का है, तो तीनों पर क्या होगा? जब एक्स और वाई की मिलावट है तो एक्स और वाई को एक साथ रखिए, जब वाई और जेड की मिलावट है तो उनको एक साथ में रखिए। एक्स वाई में हमारे सामने 16% है और यहाँ 19% है, और दोनों की जो मिलावट है मेरे भाई यहाँ पर, वो हमारे सामने 17% की हो जाती है। वाई जेड की अगर हम बात करेंगे तो मेरे भाई यहाँ पर 22.25 हमारे सामने कटेगा, और जेड की अगर हम बात करेंगे मेरे भाई यहाँ पर, सॉरी वाई की अगर हम बात करेंगे तो वाई की वैल्यू हमारे सामने 19% है और जेड की वैल्यू हमारे सामने 28% है। और वाई और जेड की हम बात करेंगे तो ये हमारे सामने 22.25 हमारे सामने कटेगा, ठीक है? अब अगर हम देखते हैं यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? सर हम रेशो निकालेंगे। हम क्या करेंगे मेरे भाई? यहाँ पर रेशो निकालेंगे। समझ में आ गया बात? हम 19 में से 17 को मेरे भाई, 19 में से अगर हम 17 को घटाते हैं तो हमारे सामने ये है, और 17 में से मेरे भाई 16 को घटाते हैं तो हमारे सामने यहाँ पर ये है, ठीक है? ऐसे ही अगर हम देखेंगे यहाँ पर, तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे? वैसे ही अगर हम यहाँ पर इसमें से इसको घटाते हैं और इसमें से इसको घटाते हैं, तो यहाँ पर हमारे सामने क्या होगा? ठीक है, हमारे सामने यहाँ पर क्या हो जाएगा? आप जरा गौर से देखो, घटाओ भाई। 28 में से 22 नहीं, कभी भी घटाना, 23 घटाना। 28 में से 23 घटेगा, 5 पॉइंट मेरे भाई यहाँ पर 75 होगा, और इसमें से इसको घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर 3.25 होगा, ठीक है? हम यहाँ पर अगर देखेंगे तो यहाँ के 2 अंक और यहाँ के 2 अंक पूरा उड़ा देते हैं। 25 से काटेंगे तो 2 बार में और 3 बार में, और 25 से काटेंगे 1 बार में और मेरे भाई यहाँ पर 3 बार में। अनुपात हमारे सामने इतने के करीब, ठीक है कि 25 से कम 25 हो गया और 25 से 75 हो गया। चलो आ जाओ मेरे भाई, एक्स वाई जेड का फटाफट रेशियो अपन निकालते हैं। एक्स वाई जेड का, एक्स का मान 2 है तो वाई का मान 1 है, और फिर यहाँ वाई का मान अगर 23 है तो जेड का मान 13 है। ये हमारे सामने एक्स वाई और वाई जेड का अनुपात है। अगर हम सबका कॉमन रेशियो निकालते हैं, तो पहले 23 के बगल में मुन्ना 23 लाना है, 1 के बगल में 1 लाना है। चलो 23 × 2 कितना हो जाएगा? 46। ये हो जाएगा 23, ये हो जाएगा 13। एक्स वाई जेड सबके अनुपात आ गए। अब जब सबके अनुपात आ गए तो क्वेश्चन में कहा गया ओवरऑल बता दो। चलो ओवरऑल का मतलब यहाँ पर एवरेज बता दो। तो एवरेज मेरे भाई यहाँ पर कैसे निकालोगे? कैलकुलेटिव क्वेश्चन है बस, और कोई बात नहीं है। एक्स का मेरे भाई यहाँ पर कितना है? एक्स की वैल्यू 16% है, एक बंदे की वैल्यू 16 है, तो 46 लोगों की वैल्यू कितनी हो गई? ऐसे। y का मान 19 है, एक बंदे का मान 19 है, तो 23 बंदे का मान कितना होगा? तो इंटू 23। मेरे भाई यहाँ z का मान 28 है, एक बंदे का मान 28 है, तो कुल मिलाकर के 13 बंदे का कितना होगा? x का टोटल, y का टोटल, z का टोटल डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है? 3 और 3 6 और 6 12 का 2 पास में 1, 4 2 6 7 और 1 हमारे सामने 8 है। भाई भाग करो, कैलकुलेट करो सारे के सारे लोग कितना आए आंसर, जल्दी से फटाफट कैलकुलेशन। चलिए सर आप कैलकुलेशन करिए फटाफट।
टकलू बाबा कैलकुलेशन करिए जल्दी से, कैलकुलेट करो मेरे भाई। यहाँ पर एक बच्चा कह रहा है कि रॉन्ग है। रॉन्ग कहाँ है भाई, एकदम सही है, हर जगह प्रॉफिट ही है, कहीं पर लॉस की बात ही नहीं कही गई। शॉपकीपर सेल 3 आइटम एंड इंकर अ प्रॉफिट ऑफ इतना, ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ एक्स एंड वाई इतना, दैट ऑफ वाई एंड जेड इज इतना। तो क्वेश्चन में लॉस होता तो माइनस लेते ना, लॉस तो मेरे भाई था ही नहीं, लॉस तो हमारे सामने था ही नहीं, ठीक है। 3.75, ओहो हाँ हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, बिल्कुल 3.75 एकदम सही कह रहे हो। 22 में से मेरे भाई घटाने पे 3.75 आएगा ना, फूफा तुम्हारे लेके आए थे ससुर के नाती। तुम यहाँ देखो 22 में से 19 घटाओगे 3 आएगा, 25 में से 0 घटाओगे तो 25 ही आएगा ना। जल्दी बताइए, 18.74 बिल्कुल। इसको पूरी पूरी सॉल्व करेंगे, अब सॉल्व भी तुम करो, हम क्या करें, हमको सिलेक्शन लेना, हम ले चुके अपने हिस्से का। तो आंसर कितना आना है, 18.74। क्लियर है, पूरा कैलकुलेट किए हैं। चलिए बाबा बहुत बढ़िया, यहाँ पे आ जाइए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है 82 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब 82 नंबर क्वेश्चन, इसको देखो सेम तरीके से बता रहा हूं, एक्स वाई का अनुपात, वाई जेड का अनुपात, सबका अनुपात मिला दिया, काम खत्म। ऐसा ही क्वेश्चन ये भी है, 3 आइटम को बेचता है एक्स वाई जेड पे, इसमें उसको होता है लॉस इतना इतना और इतना, ओवरऑल लॉस ऑन सेलिंग एक्स वाई इतना, और फिर भाई वाई जेड इतना, तो क्या होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई माइनस लेने की जरूरत नहीं है, कोई माइनस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है मेरे भाई। जब सारे के सारे प्रॉफिट में हो तब भी सबको प्लस में ले लो, और जब सारे के सारे लॉस में हो तब भी सबको प्लस में ले लो। क्यों मेरे भाई, ये बंदा भी लॉस में, ये बंदा भी लॉस में, ये बंदा भी लॉस में, तो सबके माइनस कैंसिल हो जाते हैं, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन आप खुद ट्राई करोगे, मेरी कहीं पर इसमें कोई भी रोल नहीं है, मैं नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा। ये क्वेश्चन आप कह लीजिए होमवर्क है मेरी तरफ से, आपको ट्राई करना है। यहां मेरी तरफ से पूर्ण रूप से एलिगेशन हो जाता है खत्म, ठीक है। ये रहा आपका पेज नंबर, ये रहा आपके क्वेश्चन की संख्या, ये रहे कुल मिलाकर के सवाल आपके, और आपको ये सारे के सारे सवाल लगाने हैं। जैसे मैंने 38 क्वेश्चन एसएससी में कहे थे, तो 38 क्वेश्चन देख लीजिए, 36 ये सवाल, 2 ये सवाल, यहां से शुरू होकर के यहां पर खत्म होता है। और ये आपकी सबसे फेमस किताब है, ठीक है। आप यहां पर देखिए, आप इसको बढ़िया से बना लीजिएगा। और जो हमारे रेलवे वाले भाई लोग हैं, वो यहां पर इनके 32 क्वेश्चन मैंने कहे थे, आप यहां से देख लीजिए, घटा लीजिए, आपके 32 क्वेश्चन ये हो गए। ये सवाल आपको जाकर के अपने 3rd एडिशन से ये लगा लेना है। अब उसके बाद में बात आती है होल्ड वाले सवालों की। तो भाई यहां पर होल्ड वाले सवाल भी हम लोग देख लेते हैं। 2 ही सवाल हमारे होल्ड थे सर, आप 5 मिनट वेट करिएगा, ठीक है। वेट फॉर 5 मिनट्स। तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर क्या हो गया, वो क्वेश्चन लगाना भाई, मैं उसको नहीं कराऊंगा, मैं उसको नहीं कराऊंगा तो नहीं कराऊंगा, ठीक है। और ये होल्ड वाले क्वेश्चन भी कुछ नहीं है, तुम अगर बना लिए होते तो बन गया होता। अब तुमने जी जबरदस्ती की बात कह दी, नहीं तो आपने कहा था होल्ड है तो होल्ड ही है। मैं होल्ड रखता हूं, शुरू में रखता हूं, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन यहां पर होता क्या है बाद में, कि जब सारा कुछ पढ़ा देते ना तो वो होल्ड के लायक रहता नहीं है, फिर वहां पर वो बन जाता है। समझ में आ गया बात, यहां पर वो होल्ड के लायक होता नहीं है। अब जैसे अगर आपको ये लग रहा है कि भाई ये होल्ड के लायक है, कुछ ऐसा है, तो मेरे भाई बताओ क्या था इस क्वेश्चन में। देखना, एक कक्षा में 96 छात्र हैं तुम्हारे, जिसमें से लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 40% अधिक है। ये तुम्हारे सामने लड़कियां हैं और ये तुम्हारे सामने लड़के हैं, इससे 40% अधिक है। 100 बालक अगर इसको मानोगे तो एक काम करना, इसको मेरे भाई संख्या की बात हुई है, याद रखना एवरेज हमेशा ऊपर होता है और संख्या हमेशा मेरे भाई यहाँ पर नीचे होती है। तो यहाँ पर जो है लड़कियों की संख्या इससे 40% अधिक होगी, तो ऐसा हो जाएगा, ये संख्या है, ठीक है। फिर कहा गया लड़कों का गणित में औसत प्राप्तांक लड़कियों के प्राप्तांक से 40% अधिक है, लड़कों का इनसे 40% अधिक है। अगर इनका औसत हम इतना मानते हैं तो इनसे 40% अधिक इनका औसत हम इतना मानेंगे। साफ तौर पे कहा गया यदि गणित में सभी छात्रों का प्राप्तांक 63 है, सभी का मेरे भाई यहाँ पर 63 है, तो गणित में लड़कियों का क्या होगा। ये क्वेश्चन तुम लोगों से नहीं बनेगा, शर्म भी आई तुमको ये कहने में कि गुरुजी बता दो, है इनसे 40% संख्या इसकी ज्यादा है, इससे 40% इसकी औसत ज्यादा है, सबका औसत इतना दे रखा है। भाई बताना, आप यहाँ पर सीधा सीधा ये काम नहीं कर सकते 20 से 7 बार में और 20 से 5 बार में। बोलो यहाँ पे हाँ या ना में जवाब दो। हो सकता है तुम्हारा यहाँ पर ये भी जा सकते हो, इनका डिफरेंस कितने का है 40 का, और इनका जो सम है वो कितने का है 12 का है। क्या 12 40 को काट सकता है, तो 12 दूना 24, 12 3 के 36, और मेरे भाई 12 का आधा 6 होता है, 36 से 42, डायरेक्ट नहीं काट पाएगा। तो जब डायरेक्ट नहीं काट पाएगा तो दूसरा तरीका ढूंढते हैं x को निकालने का, और दूसरा तरीका क्या है, बीच वाले की वैल्यू। बीच वाले की वैल्यू बराबर हो जाती है 7 इंटू इतने के, यानी यहाँ पर मेरे भाई इतना, और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा 5 इंटू इतना, यानी हमारे सामने इतना, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा दोनों का टोटल, यानी इतना। अगर हम देखें तो यहाँ पर हम कैसे वैल्यू निकाल सकते हैं, 12 का गुरुजी 3 गुना 36 का 6 होता है,
3 पास में 12 छक 72, 3 75 हो जाएगा और ये हमारे सामने 1400x के बराबर हो जाएगा। ठीक है, हमसे क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा है, एवरेज स्कोर ऑफ गर्ल्स, गर्ल्स का मतलब यहाँ पर कितने का, तो 100x का मान कहा है। अगर मेरे भाई यहाँ पर हमसे 100x का मान कहा है, एक काम करो 14 से काटोगे तो ये तुम्हारे सामने 100x बन जाएगा, 14 से काटोगे तो मेरे भाई 14 का 4 गुना 56, 14 पचे 70, 14 चौके 56, 100x का मान इतना है, गर्ल्स का एवरेज 54 है, बात खत्म, यहाँ पर ये बन गया है। क्या था भाई बताना जरा, सवाल के अंदर में कुछ भी तो था नहीं, कुछ भी था यहाँ पे, साफ तौर पे कहा गया था संख्या में ये 40% ज्यादा है, औसत में ये 40% ज्यादा है, पूरे क्लास का एवरेज ये है, काम खत्म हो चुका है। ठीक है, तो इसके अंदर में कुछ भी नहीं था, 54 भी यहाँ पर इसके अंदर भी कुछ भी नहीं है, आप पढ़ लीजिए, ये भी एक सवाल। एवरेज सैलरी पर हेड ऑफ द एम्प्लॉय ऑफ इंडस्ट्रीज 800, पूरे एम्प्लॉय मतलब ऑफिस में, चलो 800, एवरेज सैलरी ऑफ 50 ऑफिसर इज 5000, एवरेज सैलरी ऑफ पर हेड ऑफ द रेस्ट ऑफ द एम्प्लॉय 750, तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पूरे ऑफिस में 2 तरह के एम्प्लॉय हैं मेरे भाई, यहाँ पर कुछ ऑफिसर हैं, ठीक है, और जो ऑफिसर नहीं है उनको रेस्ट मतलब यहाँ पर कुछ अदर एम्प्लॉय हैं। ठीक है, आप समझिए, यहाँ पर एक कंपनी में कर्मचारियों का औसत वेतन 800 रुपए है, सारे तरह के कर्मचारियों का औसत वेतन 800 है, तो 800 कहाँ रखेंगे, तो बीच में रखेंगे। ठीक है, उसके बाद 50 अफसरों का औसत वेतन 5000 है, भाई अफसरों का 5000 है, तो हर औसत देखो 50 से अगर इसको काटोगे ना तो मेरे भाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, देखो 50 अफसर का औसत वेतन 5000 है, मतलब एक अफसर, देखो अफसरों की संख्या 50 है और हर किसी का औसत वेतन कितना है, तो मेरे भाई यहाँ पर 5000 है, 50 अफसरों का औसत वेतन 5000 है। ठीक है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन इतना है, शेष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, तो 750 है। ठीक है, तो क्वेश्चन में फिर वही बात है, कर्मचारियों की कुल संख्या बतानी है, इतने हैं ऑफिसर उसका एवरेज इतना है, इतने हैं बाकी एम्प्लॉय उसका एवरेज इतना है, पूरी कंपनी का एवरेज इतना निकल करके आता है, टोटल एम्प्लॉय बताना है, 50 + x का मान बताना है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप यहां पर एलिगेशन लगाइए और आप देखिए 5000 में से इसको अगर आप घटाते हैं 4200 आना है, और इसमें से अगर आप घटाते हैं तो मेरे भाई कितना आना है, 50 आना है। भाई 50 की जगह पर 50 है तो 4200 की जगह कितना होगा, 4200 होगा, तो टोटल एम्प्लॉय की बात जब आती है तो टोटल कितना होगा, 50 यहाँ पे और 4200 यहाँ पे, तो कुल मिलाकर के 4250 एम्प्लॉय हैं, यही हमारा आंसर है। तो क्या है मेरे भाई यहाँ पर, आप मुझे बताइए, कहीं पर कोई दिक्कत है? बच्चे कहते हैं जी 4200 आंसर होगा, बी आंसर होगा, यही तो तुम लोगों की प्रॉब्लम है। ये थोड़ी बोला था कि बचे हुए एम्प्लॉय बताओ, क्वेश्चन ढंग से तुम लोग पढ़ते का नहीं, पिटाने वाला काम करते हो। फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय इन द इंडस्ट्री, मेरे भाई क्वेश्चन में ये कहा गया था कंपनी के अंदर कर्मचारियों की कुल संख्या के बारे में बताइए, तो कुल संख्या के बारे में बताइए, मतलब ये और ये दोनों को जोड़ के बताइए। ठीक है, 4200 बताएंगे, अब फिर बोलेंगे फेल हो गए हम। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से हो गया खत्म। अब जो आपके सामने 6 स्टेप फॉर्मूला हम आपको हमेशा बताते हैं वो आपको अपनाना है। ये हमने पूरा पूरा एक एक टाइप खत्म करा दिया। अब आपका उत्तरदायित्व है कि ये सारा का सारा जो टाइप है ये बढ़िया तरीके से इसके सारे के सारे वीडियोस को देखें, क्लासरूम शीट से सबसे क्वेश्चन लगा लें। ठीक है, एसएससी मैथ है तो एसएससी, रेलवे है तो रेलवे, उससे सारे के सारे क्वेश्चंस आप लगा लीजिए। अपने नोट्स और फॉर्मूला बुक से बढ़िया तरीके से रिवीजन अंत में कर लीजिएगा। फिर उसके बाद में हर एक चैप्टर का टेस्ट आपको एप्लीकेशन पे दे देते हैं। मिक्सचर खत्म कर दिया, मिक्सचर का चैप्टर वाइज में जाकर के टेस्ट देख लेना, मिलेगा। एलिगेशन खत्म कर दिया, उसका टेस्ट मिलेगा, जाकर के देख लेना। इतना कर लोगे ना, तुमको गणित में पीछे करने की कोई ताकत नहीं है जो तुमको पीछे कर दे, कोई ताकत है ही नहीं। ठीक है, तो इतना कर लो। बाकी कल का जो सेशन लेकर के आएंगे उसमें मिक्स प्रैक्टिस होगा, और मिक्स प्रैक्टिस होगा तो बढ़िया तरीके से उसमें हम यहां पर मिक्स प्रैक्टिस कर देंगे भाई। ठीक है, क्लियर है ये बात? यहां कोई दिक्कत की बात है बताइए। चलिए, तो आज के लिए हमारी तरफ से इतना ही है। बढ़िया से पढ़िए, बढ़िया से ध्यान रखिए आप लोग, कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, मन लगा करके पढ़िए। मिलते हैं अगले सेशन में।